Hussain Maksi. Please let me know in the comment box whether my voice is audible or not. And today I am going to conduct this lecture. चलिए, without much ado, let's start our lecture. मैं चैट बॉक्स जो है क्लोज करने वाला हूँ. सर वकास इज ऑल्सो विद अस. अगर कोई इशू होगा तो वो मुझे व्हाट्सएप पे बता देंगे. आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो देखते हैं कि आपकी जो सैचुरेशन पॉइंट है वो कब तक चलती है और कहाँ पहुँचते हैं आप. तो देखते हैं कि कितना स्टेमिना है आप में और कितनी देर तक आप पढ़ सकते हो. तो हो सकता है कि एटलीस्ट हमें 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, मे बी हो सकता है उससे भी ज़्यादा लग जाएं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि टाइमली लेक्चर को वाइंड अप कर सकें. काफ़ी कंटेंट होगा इसके अंदर. अच्छा, मेरी वॉइस बाकी सबको क्लियर आ रही है? काफ़ी रिच कंटेंट होने वाला है, तो आपने जो है काफ़ी फोकस से इस लेक्चर को सुनना है और फिर इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे कि वाइंड अप कर लें 2 घंटे के अंदर ही. चलें, अब मैं चैट बॉक्स क्लोज करने वाला हूँ. जो भी इशू होगा तो मुझे सर वकास बता देंगे या एडमिन्स बता देंगे. आपने लेक्चर पे फोकस करना है अब. पहले 2 लेक्चर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं. आपका बेस साउंड बन चुका है. तो अब हम डायरेक्टली आते हैं मूवमेंट्स पे. बिफोर गोइंग इनटू फर्दर डिटेल्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है या मूवमेंट्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आप इसमें से 1 या 2 सवाल हर साल लाजमी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इस साल भी इसमें से सवाल आया था. पास्ट ईयर में भी आप देखोगे तो इससे सवाल है. 2018 में भी इससे सवाल है. तो इसमें से एग्जामिनर कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एंगल लेके सवाल आपसे ज़रूर पूछता है. तो इसीलिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है. आपने बहुत ही फोकस के साथ, एनर्जी के साथ इस लेक्चर को सुनना है. सबसे पहले हम बात करते हैं फेमिनिज्म की. वैसे ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है. एक जब भी आप वर्ड फेमिनिज्म सुनते हो तो आपको अजीब व गरीब ख्यालात आना स्टार्ट हो जाते हैं. आप पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हो. तो जो भी आपने पहले सीखा है, सुना है, समझा है, वेदर रेडिकल फेमिनिज्म हो, लिबरल फेमिनिज्म हो, कोई भी फेमिनिज्म हो, तो आई कैन से इट 100% श्योरली, मैं ये कह सकता हूँ कि आपने जो भी पढ़ा है वो गलत पढ़ा है. तो इसलिए आज आपने अपने माइंड्स को ओपन करना है और जो भी आपके पहले वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तकरीबन ही गलती हैं, तो वो आज सारे चेंज होने वाले हैं. क्योंकि हम इस तरीके से फेमिनिज्म को आज पढ़ने वाले हैं जो डेफिनेटली कहीं पे नहीं पढ़ाया गया होगा. और मुझे पता है हम लोग डिफरेंट अकेडमीज पे जा चुके हैं और हमें किस तरीके से पढ़ाया गया था. वी ऑल नो दैट. देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज बेसिकली फेमिनिज्म. फेमिनिज्म को समझने के 2 तरीके हैं. या तो आप इसको एज अ मूवमेंट समझें. यहाँ पे आप ऐड करते हैं मूवमेंट यहाँ पे. या तो आप इसको एज अ मूवमेंट समझते हैं. मूवमेंट में कौन कौन से वेव्स हैं? बेसिकली 3 वेव्स हैं. फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव. या तो आप इसको एज एन आइडियोलॉजी समझते हो. फेमिनिज्म को हम 2 तरीकों से समझते हैं, आइदर एज अ मूवमेंट और एज एन आइडियोलॉजी. जब भी हम एज अ मूवमेंट की बात करते हैं तो हम फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव या फोर्थ वेव की बात करते हैं. लेकिन जब भी हम एज एन आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हम क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म की बात कर रहे होते हैं. मूवमेंट्स तो आपके सामने है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ मूवमेंट्स पढ़ेंगे हम. ये जो फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव है और ये थर्ड वेव है, हम इनको पढ़ेंगे आज. आप जो पूरा लेक्चर होगा वो सिर्फ इनके ऊपर होगा. एज एन आइडियोलॉजी जब हम फेमिनिज्म को पढ़ते हैं तो हम 4 टाइप्स उसकी पढ़ते हैं, या क्लासिफिकेशन आप कहें या टाइप्स कहें. लिबरल फेमिनिज्म, सोशल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म एंड रेडिकल फेमिनिज्म. कहीं कहीं पे फिर आपको सोशल मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म एक साथ मिला के भी पढ़ाया जाता है और इनको हम अलग भी देखेंगे. ये सर वकास आपको करवाएंगे. अब क्लासिफिकेशन जो है फेमिनिज्म की एज एन आइडियोलॉजी, वो मेंशन कहाँ की हुई है? ये आपके पास लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन बाय एलिसन जेफर्ड. ये 1983 में इन्होंने किताब लिखी है, वहां पे इन्होंने इन 4 टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है. तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं दैट इज फेमिनिज्म एंड फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट. एज एन आइडियोलॉजी आज हम नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए हम इनको टच नहीं करेंगे. लेकिन ये जो आइडियोलॉजी है या ये जो क्लासिफिकेशन है या जो थियरीज हैं, इनके बगैर ये वेव्स को समझना मुश्किल है.
इसीलिए हम इनको यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन इनके ऊपर अलग से लेक्चर्स होंगे। यहाँ से चलते हैं हम आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की। आपने कहीं से भी पढ़ा हुआ होगा, तो आज जो इसमें मटेरियल है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, और डिफरेंट सोर्सेज से हमने कंपाइल किया हुआ है, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया हुआ है, काफ़ी मेहनत लगी है इनके ऊपर। तो इसलिए आपने देखना है और समझना है। अगर पॉइंट्स आपकी मिस हो जाती हैं तो फिर आपको ये सोर्सेज से नहीं मिलेंगी। बिफोर हम डिस्कस करें फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं वुमन राइट्स पे। अब जब हम वुमन राइट्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही ख्याल आता है कि जो है वुमन राइट्स जो है बहुत ही खराब है, सिचुएशन बहुत ही खराब है, देयर इज जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर इनइक्वालिटी है। तो इट इज अ डिसमल स्टेट ऑफ अफेयर्स। कैसे डिसमल स्टेट ऑफ अफेयर्स है? आर्ग्यूमेंट है ये, सब्सटेंशिएट करने के लिए वी नीड सम एविडेंस। ये एविडेंस आपके पास सामने है, ये स्क्रीन के ऊपर। अभी हम सिर्फ थोड़े से फैक्ट्स वगैरह देख लेते हैं, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ऑन द ग्राउंड क्या है, उसके बाद फिर हम फर्स्ट वेव पे वापस चल के आ जाएंगे। ये यूएन की रिपोर्ट है 1980s की। इसमें बात की हुई है यूएन ने अबाउट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ जेंडर। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ जेंडर कहें या जेंडर डाइकोटोमी कहें या जो है डिस्पैरिटी कहें या डिवीजन कहें, हायरार्की कहें, कुछ भी कहें, एक्स वाई जेड, बात एक ही है कि हम जेंडर डिस्पैरिटी की बात कर रहे हैं। और ये जो गैप्स हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल और उनमें जो एक डाइकोटोमी बनी हुई है, हम उनकी ही बात करने वाले हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये है। अब ये यूएन की रिपोर्ट है, काफी पुरानी है, हम प्रेजेंट रिपोर्ट्स को भी देखेंगे, लेकिन ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव एक रिपोर्ट है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। कुछ फैक्ट्स हैं, डेफिनेटली अब ये कॉन्सेप्ट्स इतने हैं नहीं मुश्किल, सिर्फ फैक्ट्स हैं, आपने सिर्फ देख लेने ताकि आपको सिचुएशन का अंदाजा हो कि सिचुएशन कितनी ग्रेव और डिसमल है। अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट, वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। सही बात है। देन दे परफॉर्म नियरली 2/3। अच्छा, ये स्क्रीन के साथ कुछ नहीं करें, पता नहीं कोई कुछ कर रहा है। करें करें, अपना शौक पूरा कर लें, डिस्टर्ब करते हैं आप। बेसिकली यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वुमन है ग्लोबल लेवल पे। देन दे परफॉर्म 2/3 ऑफ द वर्क आवर्स। देखें वो कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, 2/3। उसके बाद आप आगे देखो तो रिसीव 1/10 ऑफ वर्ल्ड्स इनकम। तो इससे क्या हमें चीज नजर आ रही है? इससे हमें आ रही है नजर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इतना ज्यादा वो काम भी करेंगे, फिर उसके बाद काम भी करेंगी और उसके बाद फिर 1/10 ऑफ द इनकम भी वो 1/10 ऑफ द इनकम भी फिर उनको मिल रही है। मतलब कि यहाँ पे भी हमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नजर आ रही है। देन दे ऑन लेस देन 100 ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉपर्टी। मतलब कि उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं है। तो इसमें से हमें पता चल रहा है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ जेंडर कितनी ज्यादा है और कितनी डिसमल स्टेट ऑफ अफेयर्स है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और रिपोर्ट है हमारे पास, यूएन रिपोर्ट ऑन जेंडर इक्वालिटी। अब ये प्रेजेंट सिचुएशन हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। पास्ट में तो हमने देख लिया था। ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है ये अराउंड 2018 की रिपोर्ट है। तो अभी जो अपडेटेड होगी वो फिगर्स हो सकता है कि और ज्यादा हो गए हों, इंक्रीज हो गए हों, बल्कि ईयर्स ज्यादा इंक्रीज हो गए हों, वो भी हम देखेंगे आगे। अब ये जो यूएन की रिपोर्ट है ऑन जेंडर इक्वालिटी, इट सेज इट हाइलाइट्स फीमेल्स अमंग द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। बिल्कुल सही बात है। देन इट विल टेक 108 years मोर टू ब्रिज द गैप ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। इसका मतलब ये है कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, not only in Pakistan, not only in the region, but it is a myth at a global level. हर जगह पे आपको जेंडर इनइक्वालिटी नजर आएगी। जो ऑलमोस्ट जेंडर पैरिटी की तरफ पहुंच चुके हैं या नियर हैं, वो आपके पास है नॉर्डिक कंट्रीज, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वो नियरली उन्होंने जेंडर इक्वालिटी अचीव की हुई है। चंद आपको 3-4 मुल्क मिल जाएंगे, बाकी जो है ओवरऑल एक जेंडर इनइक्वालिटी हर तरफ आपको नजर आएगी। सारी कंट्रीज में, सारे रीजन्स में, सारी सोसाइटीज में आपको जेंडर इनइक्वालिटी नजर आएगी। और इसी वजह से ही यूएन की रिपोर्ट कह रही है कि इट विल टेक 108 years मोर टू ब्रिज द गैप ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। 108 साल, मतलब एक सदी से भी ज्यादा। लेकिन अभी जो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये जो कैशलेस इकोनॉमी की बात की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इससे ज्यादा और ज्यादा जो है ये ईयर्स का जो गैप है वो बढ़ सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि
अब जो एजुकेशन है वो हमारी आईटी के सेक्टर में मूव कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में मूव कर रहे हैं, हमें स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, और वुमन तो पहले से ही इतनी स्किल्ड नहीं है। और एजुकेशन में तो आप देख रहे हो कि उनकी जो है इनइक्वालिटी हमें नजर आती है, तो वो फिर कॉम्पीट कैसे कर पाएंगी? तो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो कॉम्पीट नहीं कर पाती हैं, तो इन फ्यूचर हो सकता है कि ये जो गैप है वो इसको होना चाहिए कम, लेकिन ये आगे जाके पॉसिबिलिटी ये है कि ये गैप जो है ज्यादा इंक्रीज हो जाए। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि पाकिस्तान रैंकिंग अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट है, एमसीक्यूएस इसमें से आ जाता है कि जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो कौन सा इदारा है वो देती है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। और इस बार भी शायद ये सवाल 2020 के एमसीक्यूएस में भी था कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो रिपोर्ट है वो शाया कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है। अब इस रिपोर्ट को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि 4 क्राइटेरियाज के ऊपर ये जो है इंडेक्स बनाते हैं अपनी। वो कौन कौन सी 4 क्राइटेरियाज हैं? नंबर 1 इकोनॉमी, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 हेल्थ एंड नंबर 4 पॉलिटिक्स। मतलब कि इकोनॉमिक सिचुएशन उनकी कैसी है, वुमन की एजुकेशन पार्टिसिपेशन उनकी कैसी है, कितनी है, हेल्थ अटेनमेंट उनकी कितनी है, एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनकी कितनी है। ये 4 इंडिकेटर्स को माइंड में रख के ये रिपोर्ट बनाई जाती है। और इस रिपोर्ट को हम देखते हैं कि 4 क्राइटेरियाज के ऊपर पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है। पाकिस्तान की रैंकिंग है 151 आउट ऑफ 153 कंट्रीज। सिर्फ 2 ही मुल्क हैं जिनसे हम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी सारी दुनिया हमसे आगे है। वो 2 कंट्रीज कौन से हैं? वॉर टॉर्न कंट्रीज ही होंगी। कौन से? इराक एंड यमन। अब हम सिर्फ इनको ही पास कर पा रहे हैं, मतलब कि हम सीरिया से भी पीछे हैं, हम यमन से भी पीछे, हम सॉरी सीरिया से भी पीछे हैं, और जो है मतलब यमन इराक और यमन से हम आगे हैं, बाकी जो है हम सीरिया से भी पीछे हैं, हम अफगानिस्तान से भी पीछे हैं। तो हम बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ तो कंपेयर करने की तो बात ही नहीं है। तो देखिए ये सिचुएशन है पाकिस्तान में। 151 हमारी रैंकिंग है आउट ऑफ 153। और जो इंडिकेटर्स हैं वो कौन से हैं? एजुकेशन, इकोनॉमी, हेल्थ एंड पॉलिटिक्स। इनके ऊपर हम आगे जो है डिस्कस करेंगे इन डिटेल जब लेक्चर्स होंगे, जिसमें हम स्टेट ऑफ वुमन इन पाकिस्तान, तो उसमें ये सारी चीजें अगेन दोबारा डिस्कस होंगी। यहाँ पे सिर्फ एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें मैंने मेंशन की हुई हैं। अब हम चलते हैं कॉजेज ऑफ वुमेन्स फ्लाइट, या जो है वुमन की सिचुएशन है वो इतनी खराब है तो उसके रीजंस कौन से हैं। देखते हैं कि कौन कौन से रीजंस हैं। सबसे पहले एक ही रीजन है, मेन रीजन कौन सा है? एक ही है, और वो कौन सा है? इट इज एन ओल्ड एज व्यू दैट वुमन बाय नेचर आर वीक एंड रैशनल। इसी ओल्ड एज व्यू को माइंड में रख के वुमन को सप्रेस किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, ऑपरेशन नजर आएगा आपको, एंड मार्जिनलाइजेशन आपको नजर आएगी। और उसका जो प्रिटेक्स्ट होगा वो क्या होगा कि बेसिकली दे आर वीक एंड दे आर इरेशनल, देयरफॉर उनको सबऑर्डिनेट करके रखा जाएगा। और ये एक ओल्ड एज व्यू है। लेकिन ये ओल्ड एज व्यू ऐसे हवा में नहीं आया, इसके पीछे एक साउंड बेस है। अब देखते हैं कि ये जो ओल्ड एज व्यू है ये कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है। आप एरिस्टोटल को देखें, ये क्या कह रहे हैं? द रिलेशन ऑफ मेल टू फीमेल इज बाय नेचर अ रिलेशन ऑफ सुपीरियर टू इंफीरियर एंड ऑफ रूलर टू रूल्ड। मतलब कि मैन इज सुपीरियर, वुमन इज इंफीरियर, मैन शुड रूल एंड वुमन शुड बी रूल्ड। ये कौन कह रहे हैं हमें? एरिस्टोटल। इतने बड़े थिंकर हमें ये बात बता रहे हैं। और ये जब इतने बड़े थिंकर ये बात बता रहे हैं तो आप इमेजिन करें कि ये कितने माइंड्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये कितने हार्ट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। जब ये इतने माइंड्स इतने हार्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इतनी सोसाइटीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली लोग तो इनकी बात मानेंगे ही। तो इसीलिए एक ओल्ड एज व्यू बन चुका था कि वुमन बाय नेचर वीक हैं एंड इरेशनल हैं। आगे चलते हैं यहाँ से। थॉमस जेफरसन, थर्ड यूएस प्रेसिडेंट, ये क्या कहते हैं कि वुमेन्स पोजीशन इज इन हाउस होल्ड नॉट इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक ऑफिस। कि उनको घर में किचन में काम करना चाहिए, खाना पकाना चाहिए और घर को संभालना चाहिए, उनकी जो जगह है वो पॉलिटिक्स या पब्लिक ऑफिस में नहीं है। थर्ड यूएस प्रेसिडेंट ये बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। चार्ल्स डार्विन क्या कह रहे हैं कि मैन इज इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू वुमन, कि मैन इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है वुमन से, इसीलिए जो है उनको सप्रेस होना है। वो सेकंड ग्रेड सिटीजन्स भी होंगी, कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कल्चर इसी तरीके से इवॉल्व हो रहा है। और ये जो थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, ऑथर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, ये इसी तरीके से सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हुए आ रहे हैं। और इन्होंने एक अच्छा खासा प्रिंट अपनी सोसाइटी के ऊपर छोड़ा था, और इसी वजह से वुमन ऑफ फ्लाइट ऑफ वुमन इसी तरीके से कंटिन्यू रहती है। लेकिन सिचुएशन विल चेंज। हम थोड़ा थोड़ा सा आगे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करते हुए जा रहे हैं। यहाँ तक आई थिंक चीजें आपकी क्लियर होंगी। अब हम यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं कि कोई रे ऑफ होप भी नजर आ रही है हमें या नहीं। यहाँ पे तो सिचुएशन आप देखेंगे कितनी वर्स्ट है। ये है आपके पास कि मैन इज इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, वुमन शुड बी इन हाउस होल्ड, एंड मैन इज सुपीरियर टू
सुपीरियर टू वुमन एंड इट ही मस्ट रूल एंड वुमन मस्ट बी रूल्ड। तो ये थिंकर्स हैं, तो ये आपके पास उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखें सेपरेशन किस तरीके से जस्टिफाइड की गई है थ्रू ओल्ड एज व्यू। तो यहाँ से आप कॉजेज ऑफ वुमन प्लाइट को ट्रेस कर सकते हो एंड द प्रीडोमिनेंट आर्ग्यूमेंट इज दैट वुमन आर बाय नेचर वीक एंड इरेशनल। लेकिन एक लेडी आती हैं, इनका नाम है मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट और इन्होंने किताब लिखी है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन 1792 में। और ये जो किताब लिखती हैं इनमें इन्होंने काफ़ी जो ऑथर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, उनको लेटर्स लिखे हैं और उनके बाद उन्होंने वो लेटर्स अपनी किताब में भी पब्लिश की हुई हैं। और उसके बाद ये जो आर्ग्यूमेंट है कि वुमन आर बाय नेचर वीक एंड इरेशनल, इनको कैसे ये काउंटर करती हैं और इस मिथ को खत्म करती हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। प्रीवियस क्लेम्स कौन से हैं अभी हमने देख लिया कि वुमन आर वीक एंड इरेशनल, ठीक है। फिर अब ये अपनी किताब में विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन 1792 में ये बेसिकली क्या कह रही हैं। अब ये काफी मोटी किताब है, मैंने ये पूरी किताब पढ़ी हुई है। आपको इस किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका सिलेबस कंप्लीटली कवर नहीं करता। हर अराउंड ये आपका जो सिलेबस है वो 10% भी नहीं करता। तो आपको इस तरह की किताबें नहीं पढ़नी है। हमने ये किताबें पढ़ी हुई हैं तो इसीलिए सारी चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है, द परफेक्शन of our nature and capability of happiness must be estimated by the degree of reason, virtue and knowledge. Perfection of our nature मतलब कि वुमन्स नेचर, ये वुमन की बात कर रही हैं। और ये जो मैंने कोटेशन लिखी है ये मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट की है और ये मतलब समझ लें कि ये थीसिस स्टेटमेंट ऑफ द बुक है। और इसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर उन्होंने एक कंप्लीट किताब लिखी हुई है। 3 चीजें हैं, रीजन, वर्च्यू एंड नॉलेज। इन 3 चीजों को अगर हम मेजर करें तो इस 3 चीजों के बेस के ऊपर मैन कह रहा है कि मैन इज सुपीरियर एंड वुमन इज इंफीरियर। और मैन जो इंटेलेक्चुअली भी सुपीरियर हैं, उनके पास रीजन है, उनके पास वर्च्यू है, उनके पास नॉलेज है, लेकिन वुमन के पास ये तीनों चीजें नहीं है। लेकिन ये कहती हैं कि ये तीनों चीजें हैं। अब ये कैसे साबित करती हैं मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जो है एक इन्होंने किताब में कुछ लिखा हुआ है अबाउट रूसो, मैं थोड़ा सा उसको पढ़ लेता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि इन्होंने किताब में किस तरीके से इनको एड्रेस किया है जो फिलोसोफर्स हैं। मैं ये बुक में से एक्सर्ट पढ़ रहा हूँ। रूसो डिक्लेयर्स दैट अ वुमन शुड नेवर कॉमा फॉर अ मोमेंट कॉमा फील हरसेल्फ इंडिपेंडेंट, दैट शी शुड बी गवर्न्ड बाय फियर टू एक्सरसाइज हर natural cunning and made a coquettish slave in order to render her a moral alluring object of desire, sweeter companion to man. Whenever he chooses to relax himself, he carries the argument which he pretends to draw from the indications of nature, still further insinuates that the truth and fortitude, the cornerstones of all human virtue, should be cultivated with certain restrictions. तो ये जो है रूसो की बातें हैं और उन्होंने देखें क्या कहा है कि बस ये एक ऑब्जेक्ट ही है वुमन और बस वो जो है मैन को ये सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो इन्होंने कुछ और चीजें लिखी हैं किताब में, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, बता देता हूँ मैं आपको। अब इन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उन्होंने वो यहाँ पे मेंशन की है। ये कह रही हैं कि आई विल अलाउ दैट बॉडीली स्ट्रेंथ। हम तो हमेशा यही कह रहे होते हैं ना कि वुमन आर वीक और जो मैन है वो स्ट्रांग है। जब फिजिकली वो स्ट्रांग है तो इसलिए वो फिर सुपीरियर हैं। तो ये देखें ये क्या कह रही हैं इस आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद, ये कह रही हैं कि I will allow that bodily strength seem to give a man natural superiority over woman, and this is the only solid basis on which the superiority of the sex can be built. अच्छा ये सेम बात इन्होंने रिपीट कर दी लेकिन अब ये अपना आगे आर्ग्यूमेंट दे रही हैं। But I still insist that not only the virtue but the knowledge of the two sexes should be the same in nature if not in degree, and that women considered not only as moral but rational creatures out to endeavor to acquire human virtues. ये कह रही हैं कि वुमन भी रैशनल हैं, उनके पास भी रीजन है, वो भी नॉलेज पोजेस करती हैं, इसीलिए उनके पास भी राइट्स होने चाहिए। सो बेसिकली अब इन्होंने अपनी किताब में क्या किया है, शी हैज डिस्ट्रॉयड द डीपली रूटेड बायसेस प्रेजुडिसेस अगेंस्ट द वुमन। इन्होंने अपनी किताब में ये जो प्रेजुडिसेस थे, ये जो बायसेस हैं, ये इन्होंने किताब में सारी डिस्ट्रॉय कर दी हैं। ये कह रही है कि ट्रुथ इज लॉस्ट इन द मिस्ट ऑफ द वर्ड्स। ये जो सारी बातें हैं हमने डिस्कस की हैं, ये वही बात कह रही हैं कि जो सच्चाई है वो कुछ और है, जो आपने बताया है ओल्ड एज व्यू के थ्रू वो कुछ और था। अब ये इनका कोर आर्ग्यूमेंट है अपनी किताब में। वुमेन आर इक्वली कैपेबल देन मैन, दे आल्सो पोजेस रीजन सो दे शैल हैव ऑल द राइट्स दैट मैन हैव। पहले आर्ग्यूमेंट क्या है कि वुमेन आर इरेशनल एंड वीक, देयरफॉर दे शुड नॉट हैव राइट्स, और उनके पास राइट्स नहीं होने चाहिए और वो इंफीरियर सेक्स हैं।
लेकिन इन्होंने अपनी किताब में प्रूव किया है कि दे आर ऑल्सो रैशनल, वुमेन आर ऑल्सो रैशनल, दे possess rationality, they possess reason, therefore they should have all the rights that are enjoyed by the men. इसी तरीके से जब बॉडीली स्ट्रेंथ की बात की जाती है तो ये जो बॉडीली स्ट्रेंथ है वो प्रेजेंट टाइम्स में तो जरूरत नहीं है। अब हम बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं, बॉडीली जो भी मैकेनिकल काम है वो तो मशीनें कर रही हैं। आजकल तो जो जरूरत है वो तो नॉलेज की है, वो तो माइंड की बात होगी। अब बॉडीली स्ट्रेंथ का आज हम क्या करेंगे? स्टीफन हॉकिंग को देखें, चेयर पे बैठा हुआ था वो, लेकिन वो देखें दुनिया के ऊपर एक छाप छोड़ के अपना चला गया। ऑल्दो ही वाज मैन, लेकिन वो हैंडीकैप तो था ना। तो इसीलिए जो है बॉडीली स्ट्रेंथ की आज के दौर में जरूरत नहीं है। मैकेनिकल वर्क पास्ट में किया जाता था, उस वक्त जरूरत होती थी बॉडीली स्ट्रेंथ की, आज के दौर में नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ये जो विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन है इसमें इन्होंने क्या बातें की हुई हैं। यहाँ से हम, अच्छा ये मैंने ब्रॉन्ज क्लिफ यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? अच्छा मैं यहाँ पे एक और बात ऐड कर देता हूँ। ये जो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट है, अब इन्होंने ये जो है एक मिथ थी, जो एक ओल्ड एज व्यू था, उसको इन्होंने खत्म कर दिया और ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली हैं आगे। और इसी एक रीजन ये भी होगा स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, और उस ये जो किताब है इसके बाद ये जो वेव ऑफ फेमिनिज्म है स्टार्ट होती है, क्योंकि इसने इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था सोसाइटी को उस वक्त। एक ये पावरफुल लेडी है, एक पावरफुल थॉट इन्होंने दिया है, एक पावरफुल किताब लिखी है इन्होंने, लेकिन आज आज तक आपको इनकी जो है ना, आपको वो स्टेच्यूज नजर नहीं आएंगी। आपको हर तरफ जो है मेल स्टेच्यूज नजर आएंगे आपको, लेकिन वुमेन स्टेच्यूज आपको नजर नहीं आएंगी। हालांकि हिस्ट्री में इतनी बहुत ज्यादा औरतें हैं जिन्होंने एक इतने ज्यादा काम किए, लेकिन हम उनको उनके आपको स्टेच्यूज नजर नहीं आएंगे। और जो स्टेच्यूज नजर नहीं आते हम उनको कहते हैं ब्रॉन्ज क्लिफ। और इनकी जो है स्टेच्यू होनी चाहिए, एटलीस्ट एक तो होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक इतना बड़ा काम किया है। लेकिन क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो स्टेच्यू हम क्यों रखेंगे? नहीं रखेंगे। यहां से हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट कैसे हो रहा है। इसको हम, मैंने पहले स्टार्ट में ही बताया था कि फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, एज एन आइडियोलॉजी आज हम नहीं पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम एज अ मूवमेंट पढ़ने वाले हैं फेमिनिज्म को। जब हम ओरिजिन की बात करते हैं कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की ओरिजिन कैसे होती है, ये स्टार्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म कैसे हुई, कौन से साल में हुई, कौन सी सदी में हुई, और ये पहले क्यों नहीं हो रही थी, और इतनी लेट ये स्टार्ट क्यों होती है, इन सारे जो है ओरिजिन और कॉजेस को भी हम देखेंगे। सबसे पहले कि हाउ डज अ मूवमेंट स्टार्ट, मूवमेंट सबसे पहले स्टार्ट कैसे होती है। अब आप थोड़ा सा सोचें, थोड़ा अपना माइंड यूज करें और सोचें, अपने दिल में आंसर करें कि अब जब हम वुमन की बात कर रहे हैं कि व्हाट आउट टू बी या व्हाट शुड बी, मतलब कि उनकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द वुमन, क्या होना चाहिए और क्या है, इसके बीच में आपको एक गैप नजर आएगा, एक मिसमैच आपको नजर आएगा। तो जब हम इन दोनों को अप्लाई करते हैं, when we apply these two questions in women's context, we see a clear cut mismatch। हमें एक कंप्लीट गैप नजर आ रहा होता है कि क्या होना चाहिए और क्या है। जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन है क्या? डोमेस्टिक वायलेंस है, ऑनर किलिंग है, सेक्सुअल हरासमेंट है, एंड व्हाट नॉट। लेकिन होना क्या चाहिए था? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इक्वलिटी होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो नहीं है। तो एक गैप तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है। प्रीवियसली हमने रिपोर्ट्स में भी देखा है, यूएन की रिपोर्ट थी, यूएनडीपी की रिपोर्ट है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी हमने देखा है। तो देयर इज अ क्लियर कट मिसमैच। अब यहाँ पे एक स्टेटस को है और इस स्टेटस को चेंज करने की जरूरत है। स्टेटस को का मतलब ये है कि सिचुएशन जैसी है वैसी रहे और चलती रहे, उसको चेंज करने की जरूरत ना पड़े, तो उसको हम कहते हैं स्टेटस को। लेकिन ये स्टेटस को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, और वो ये पड़ती किस लिए है, उन रीजंस को भी हम साथ साथ देखते हैं। टू ब्रिंग चेंज, अ मूवमेंट ड्रिवन बाय आइडियोलॉजी इज नीडेड। अगर आपको पता होगा कि जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होती है, अगर उसके साथ एक आइडियोलॉजी नहीं है तो वो मूवमेंट कभी फेल नहीं हो, वो मूवमेंट कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। रादर वो मूवमेंट तो पहले स्टार्ट ही नहीं होगी। आपके पास एटलीस्ट एक आइडियोलॉजी तो होनी चाहिए, अदरवाइज आप मूवमेंट स्टार्ट करके क्या करोगे? तो इसीलिए अ मूवमेंट इज ऑलवेज ड्रिवन बाय एन आइडियोलॉजी। अगर उसको सक्सेसफुल होना है तो उसके साथ आइडियोलॉजी होना लाजमी है। जब अब हम किसी से पूछते हैं कि भाई वुमेन्स एक्सपीरियंस क्या है, वुमन जो है वो क्या एक्सपीरियंस कर रही होती हैं, चाहे वो एंशियंट सोसाइटी हो, मिडिवल सोसाइटी हो, या मॉडर्न सोसाइटी हो, वो कल्चरल सोसाइटी हो, इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो, वो स्लेव सोसाइटी हो, वो मॉडर्न सोसाइटी हो, वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो, वुमन एक्सपीरियंसेस इन्हीं वर्ड्स के साथ डिफाइन किए जा रहे हैं: सबऑर्डिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो उनको बेशक लगे, लेकिन जो फेमिनिस्ट हैं उनको तो यही लगता है कि और सब, आप सबको भी यही मानना है
क्योंकि ये हकीकत भी है कि वुमन का जो एक्सपीरियंस है वो यही है, इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ सबऑर्डिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। अगर आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो फेमिनिस्ट हैं वो तो यही बात करती हैं कि डेफिनेटली जो फेमिनिस्ट हैं वो तो यही बात करती हैं या करते हैं कि सबऑर्डिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन वुमन डेफिनेटली एक्सपीरियंस कर रही होती है। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो स्टेटस को है, इसको चेंज करने की जरूरत है। तो इसीलिए हमें एक वेव नजर आ रही होती है। ओल्ड एज व्यू जो हमने देख लिया था, कौन सा था? इट रिमेन्ड अनचैलेंज्ड टिल 18th सेंचुरी। कोई तो आना चाहिए ना जो सारी सिचुएशन को चेंज करे। उनमें से एक आपके पास है मैरी वॉल्सनक्राफ्ट, जिन्होंने अपनी किताब के जरिए लोगों को एनलाइटन किया है। दस इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस, जब भी वुमन जो है वो बिल्कुल ही जो है डिस्पैरिटी विटनेस कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन है, मार्जिनलाइजेशन है, तो अब उनको प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। तो उसके लिए फिर क्या हो रहा है? बट आफ्टर द 18th सेंचुरी सिचुएशन वाज अबाउट टू चेंज। अब सिचुएशन चेंज होगी। अब सिचुएशन वो नहीं रहेगी जो ओल्ड एज व्यू में थी। अब वो सिचुएशन नहीं रहेगी सबऑर्डिनेशन, सपरेशन एंड ऑपरेशन वाली। अब जो सिचुएशन है वो चेंज होगी। और सिचुएशन ओवरनाइट चेंज नहीं होती, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में नहीं होती। सिचुएशन चेंज होने में डिकेड्स लगते हैं, सेंचुरीज लगती हैं। तो सिचुएशन जो है वो बेहतर होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अब यहाँ पे हम देखें कि चेंजेस थोड़े से कौन से आते हैं कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की जरूरत पड़ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि देयर इज एन अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसके बाद आप देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन है। अमेरिकन रेवोल्यूशन का इतना ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि वो जो है बिल्कुल ही दुनिया से अलग है, उसकी ज्योग्राफी ऐसी थी। लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसकी वजह से जो आइडियाज हैं लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के, जो प्रोलिफरेट होते हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो उन्होंने एक अच्छा खासा इम्पैक्ट छोड़ा है दुनिया के ऊपर। तो इस वजह से क्या हो रहा है, अब स्पेशल स्प्रेड ऑफ आइडियाज यही है, लिबर्टी वाले ये जो है स्प्रेड हो रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। उसके साथ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन जो किताब है वो भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है। उसके साथ एक और चीज हो रही है विच इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट। पहले जो लोग हैं दे वर सब्जेक्ट्स, बट अब आज के बाद सब्जेक्ट्स कैसे? मोनार्क जो है वही रूलर है और बाकी जो सारे हैं वो सब्जेक्ट्स हैं, और जैसे मोनार्क चाहेगा सिचुएशन वैसी होगी। लेकिन अमेरिकन रेवोल्यूशन आ जाता है, अमेरिका एक डेमोक्रेसी बन जाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन बन आ जाता है, फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है। तो इससे क्या हो रहा है? सिचुएशन चेंज हो रही है, इंस्टीट्यूशंस आ रही हैं हमारे पास, सारा कुछ जो है वो एक अच्छे तरीके से होना स्टार्ट हो रहा है, चीजें ठीक हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो वहां से अब क्या हो रहा है कि जो लोग हैं पहले वो सब्जेक्ट हुआ करते थे, लेकिन अब वो लोग सब्जेक्ट नहीं है, नाउ दे आर बिकमिंग सिटीजन्स। और जो सिटीजन्स होंगे तो डेफिनेटली फिर उनके भी राइट्स तो होंगे, लेकिन मसला यहाँ पे खत्म नहीं होगा सिटीजनशिप मिलने के बाद। लेकिन यहाँ पे जो सिटीजनशिप है वो सिर्फ तो लोगों को मिल रही है, वो जो लोग हैं वो कौन है? मैन है। तो हाउ एवर सिटीजनशिप एंड ऑल द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विथ इट वर गिवन टू वुमन, वर गिवन टू मैन, सॉरी। तो मतलब कि वुमन को अभी भी सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था। हालांकि अभी भी वुमन राइट्स की कोई भी बात हमें नजर नहीं आ रही। वुमन आज भी जो है इस कंडीशन में, इस पीरियड में भी सेकंड रेट सिटीजन ही है। और जो सिटीजनशिप के जो सारे बेनिफिट्स हैं और जो प्रिविलेजेस हैं वो सिर्फ मैन यूज कर रहे हैं। वुमन आल्सो फेस्ड सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। ये तो इनकी जैसे कि तकदीर में ही था। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है दैट डिवाइन राइट्स ऑफ किंग वाज चैलेंज्ड, येट द डिवाइन राइट्स ऑफ हस्बैंड और फादर रिमेन्ड अनचैलेंज्ड। राइट्स ऑफ द किंग तो चैलेंज हो गए, लेकिन राइट्स ऑफ फादर, हस्बैंड, वो तो अभी भी इंटैक्ट हैं। वुमन तो अभी भी डिस्क्रिमिनेट किए जा रही है, वो अभी भी सेकंड रेट सिटीजन ही है, और सिटीजनशिप मिलती है तो सिर्फ मैन को मिलती है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो आप चीज आप देख रहे हैं जो लास्ट में है, स्टिल वो जो है सोशली डिस्क्रिमिनेटेड है और सारे एस्पेक्ट्स में बल्कि डिस्क्रिमिनेटेड है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो चैलेंजिंग द डोमिनेंट आइडियाज, कौन से डोमिनेंट आइडियाज थे? वुमन और वीक एंड इरेशनल, यही डोमिनेंट आइडिया था। और इस डोमिनेंट आइडिया को चैलेंज किया गया था। चैलेंज करने वाली सबसे पहली जो थी मैरी वॉल्सनक्राफ्ट थी। उन्होंने जो किताब लिखी विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन, अब उसके बाद काफी चीजें चेंज होने वाली हैं। इन्होंने यही बात की है कि मैन एंड वुमन आर इक्वल, देयरफॉर दे शुड हैव इक्वल राइट्स। और जो डिमांड है वो ये है कि इक्वालिटी एंड एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी एस्टेब्लिश हो जाए और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाए। अब ये जो किताब है वो 1792 के करीब पब्लिश होती है, लेकिन ये जो वेव है ये स्टार्ट कब होती है? ये अराउंड प्रॉपर जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ मूवमेंट जो ले रही है वो अराउंड 1848 ले रही है। इस वक्त ये जो है एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट की तरह हमें सामने नजर आ रही है। और उसके लिए जो एक हॉलमार्क इवेंट है आपके सामने वो ये है सेनेका फॉल्स कन्वेंशन ऑफ 1848।
इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन साइन किया गया एंड इट स्टेटेड दैट वुमन मैन एंड वुमन आर इक्वल। और जब ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि मैन एंड वुमन आर इक्वल, तो उसके बाद फिर देयर इज राइज ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो इस तरीके से राइज ऑफ फेमिनिज्म, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म हमें नजर आ रही है। और ये जो पीरियड है, अब जब आप आंसर राइटिंग में लिखोगे या नोट्स बनाओगे तो आप जो है ना इसको टाइमलाइन भी आप इसकी डिस्कस कर सकते हैं। मतलब टाइमलाइन आप इसकी साइड में बना लें, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड वेव, थर्ड वेव। फर्स्ट वेव कब स्टार्ट हुई, खत्म कब हुई, सेकंड वेव कब स्टार्ट हुई, खत्म कब हुई, थर्ड वेव कब स्टार्ट हुई एंड खत्म कैसे हुई। तो इस तरीके से आप उसकी टाइमलाइन भी पिक्चर की फॉर्म में बना सकते हैं। तो अब ये जो मूवमेंट है ये बेसिकली 1848 से लेकर 1920 तक चली थी एंड इट इज कॉल्ड फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। अब यहाँ पे अब हमारा आ रहा है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो यहाँ से अब देखेंगे कि हम फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म अब स्टार्ट कैसे हो रही है। तो ये जो सारा हमने जो पीछे डिस्कस किया हुआ है ये सिर्फ बेस बनाने के लिए था। असली जो चीज है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ तक सारी चीजें अगर क्लियर हैं तो आप मुझे बताएं। कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप एंड में रख लीजिएगा, उस टाइम में हम डिस्कस कर लेंगे। चैट बॉक्स में आप थोड़ा सा बता देंगे सारी चीजें क्लियर हैं। Vivo 1723 आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, आप जो है नीचे कर लें। आप क्वेश्चंस लास्ट में हम देखेंगे। अच्छा चलें, यहाँ से सारी चीजें क्लियर हैं यहाँ तक? ओके चलें ठीक है, ओके परफेक्ट। चलें ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है आपके सामने वो ये है, स्लाइड्स व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाती हैं, सबको मिल जाती हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, सारी स्लाइड्स मिल जाती हैं। अब फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट तो हो गया, स्टार्ट कैसे हुआ ये सारी चीजें हमने पीछे देख ली हैं। ये इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है, डोमिनेंट आइडियाज चैलेंज हो गए, वीक एंड इरेशनल है वुमन, ये आइडिया खत्म हो गया। किसने बताया हमें? विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन में, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। तो अब ये आइडिया खत्म हो चुका है, ये ओल्ड एज व्यू था। आज के बाद ये ओल्ड एज व्यू जो है वो वैलिड नहीं है, बिकॉज वुमन आर ऑल्सो रैशनल एंड दे ऑल्सो पोजेस नॉलेज एंड वर्च्यू एज वेल। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म हमें स्टार्ट होते हुए नजर आ रही है। अब फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जब स्टार्ट हो रही है तो इसके डेफिनेटली कुछ डिमांड्स होंगे। कौन कौन से डिमांड्स हैं फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के? 2 3 4 5 डिमांड्स होंगे, देख लेते हैं सारे कौन कौन से हैं। सबसे पहली डिमांड, फुल सिटीजनशिप लाइक मैन। आपने देखा कि सिटीजनशिप अब लोगों को मिल रही है, लेकिन जो सिटीजनशिप है वो सिर्फ मेल को मिल रही है, लेकिन वो वुमन को नहीं मिल रही। लेकिन वुमन आज भी ट्रीट की जा रही है एज अ सेकंड ग्रेड सिटीजन। इसीलिए पहली डिमांड हमारी ये है कि हमें फुल सिटीजनशिप लाइक मैन दे दी जाए। उसके बाद हमें राइट टू वोट दिया जाए। सफरेज या राइट टू वोट बात एक ही है, हमें राइट टू वोट दिया जाए। थर्ड जो डिमांड है उनकी कि दे बिलीव दैट राइट टू वोट वुड ऑल राइट टू वोट वुड सॉल्व देयर ऑल प्रॉब्लम्स। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने माइंड में रखनी है। दूसरी बात ये है कि ये जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है इसको सफराजिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं। इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, हम आगे चल के जो इंपॉर्टेंट बात है हम वो डिस्कस करेंगे। सफराजिस्ट मूवमेंट पता हो नहीं पता हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आगे चलते हैं हम यहाँ से कि दे बिलीव दैट राइट टू वोट शुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स। अब ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है, आप इसको नोट कर लें ये पॉइंट को स्पेशली। हम आगे इस पॉइंट को अगेन रिकनेक्ट करेंगे। ये कह रही हैं फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की जो मेन डिमांड्स हैं उसमें इन्होंने ये कहा है कि ये समझ रही हैं कि दे बिलीव्ड दैट राइट टू वोट वुड सॉल्व देयर ऑल प्रॉब्लम्स। ये होता है या नहीं होता है हम आगे देखेंगे, इसलिए इस पॉइंट को आप माइंड में रखें, नोट करके रखें। दूसरी बात, मूवमेंट फोकस्ड इन यूके एंड यूएसए। हमने जब फेमिनिज्म की बात की थी तो हमने कहा था कि एज अ मूवमेंट एंड एज आइडियोलॉजी हम इसकी जो है डिस्कशन करते हैं। जब भी हम एज अ मूवमेंट की बात करते हैं कि वो उसका स्कोप काफी लिमिटेड होगा और वो किसी एरिया, किसी कंट्री के अंदर, किसी रीजन के अंदर होगा। लेकिन जब हम आइडियोलॉजी की बात करेंगे तो फिर उसका स्कोप वाइड हो जाता है, वो अक्रॉस द ग्लोब आपकी एज आइडियोलॉजी मूव करती है। तो जो वेव है तो वो फोकस्ड एक रीजन में होगा, कुछ कंट्रीज के अंदर होगा, अक्रॉस द ग्लोब नहीं होगा। लेकिन जब आइडियोलॉजी होगी तो वो अक्रॉस द ग्लोब होगी और उसकी जो रीच है वो बहुत ज्यादा है और जो बेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है उसका। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ फोकस जो कर रहे हैं वो एज अ मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो मूवमेंट मेनली फोकस्ड कहाँ कहाँ पे है? यूके एंड यूएसए में। अब अमेरिका में सिचुएशन क्या है? सबसे पहले ये बात की जा रही है कि नेशनल वुमेन सफराज एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1861 1869 फॉर राइट टू वोट। ये एमसीक्यूएस में आ जाती हैं चीजें, इसलिए आपने ये देखनी है, इसलिए मैंने स्लाइड में भी लिखी हुई हैं चीजें। अमेरिका में ये सिचुएशन है। यूके में क्या है?
J.S. Mill put a proposal in House of Commons. वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स है एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में यूके में जेएस मिल ने प्रपोजल रखा फॉर गिविंग वुमन राइट टू वोट, बट ही वाज डिफीटेड। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कि वुमन को राइट टू वोट होना चाहिए 1869 में, और यहाँ पे जेएस मिल भी केस अपना हार जाते हैं। 1903 में यूके के अंदर वुमन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर अचीविंग राइट टू वोट। अच्छा, ये सिचुएशन चल रही है, लेकिन ये मूवमेंट अब कब एंड होगी? ये मूवमेंट तभी एंड होगी जब वुमन को राइट टू वोट दे दिया जाएगा। और जैसे ही वुमन को राइट टू वोट दे दिया जाएगा, फुल सिटीजनशिप मिल जाएगी उनको, तो ये वेव एंड हो जाएगी। राइट टू वोट वाज ग्रांटेड। कब ग्रांट किया गया था? न्यूजीलैंड में 1893 में, यूके में 1918 में एंड यूएसए में 1920 में। जब ये राइट टू वोट दे दिया गया तो मूवमेंट एंड हो जाती है। तभी हमने कहा था कि 1848 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन से ये मूवमेंट स्टार्ट होती है और ये खत्म होती है 1920 में, और खत्म होती है यूएसए जब ग्रांट कर देता है राइट टू वोट, उसी के साथ ये मूवमेंट खत्म हो जाती है। तो ये मेन डिमांड्स थे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के। ये लिमिटेड है एक रीजन, कुछ कंट्रीज के अंदर, मेनली यूरोप के अंदर एंड यूके के यूएसए के अंदर, और इसमें जब राइट टू वोट दे दिया जाता है तो ये मूवमेंट एंड हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दे बिलीव्ड दैट राइट टू वोट वुड सॉल्व देयर ऑल प्रॉब्लम्स। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि आगे चलते हैं यहाँ से, तो हम देखेंगे कि देयर आर 3 की फीचर्स ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। 3 की फीचर्स हैं फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के, और ये जो 3 की फीचर्स हैं इसको अगर हम नहीं समझ पा रहे तो फिर हमें फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म समझ नहीं आएगा, हमें लिबरल फेमिनिज्म भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए ये जो की फीचर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको आपने अच्छे से समझना है और इनको आपने प्रॉपरली नोट भी करना है। अब ये डेफिनेटली मूवमेंट है, तो मूवमेंट किसी ने तो लीड भी करनी है। तो इट वाज लेड बाय एलिजाबेथ केडी स्टैंटन। ये एमसीक्यूएस में आ सकता है, आप इसको नोट करके रख लें। अब ये जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है ये मेनली जो है लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है। लिबरल जो फेमिनिस्ट हैं ये वो वाले हैं। सोजर्न ट्रूथ है, एलिजाबेथ ब्लैकवेल है, ये आपके पास एक्सपोनेंट्स हैं। अब यहाँ पे जो है जो 3 की फीचर्स हैं उनमें से जो पहला की फीचर है दैट इज नंबर 1 इशू। कि व्हाट इज द इशू? इशू क्या है? एक की फीचर है कि इशू क्या है। इशू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, लिबरल स्कूल ऑफ थॉट, इशू क्या है? इशू इज डिस्क्रिमिनेशन। कि वुमन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। फोकस वाज ऑन एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस। अब यहाँ पे इनकी जो फोकस है, वुमन का जो फोकस है वो एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर है। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है कि लीगल एंड पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन वुमन फेस कर रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फोकस जो है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का वो एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर है। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन एंड इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फर्दर ये क्लियर हो जाएंगे। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस ये हैं, लीगल एंड पॉलिटिकल जो डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है उसको हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है। तो इशू क्या है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का? इशू ये है, इशू है डिस्क्रिमिनेशन। कि आप जो फीमेल हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है सारे एस्पेक्ट्स के अंदर। अच्छा, जब डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो फिर सोल्यूशन क्या है? इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कैसे किया जाए? तो ये सोल्यूशन भी बताएंगी। व्हाट इज द सोल्यूशन? इमांसिपेशन। कि वुमन को आप इमांसिपेट करें। इमांसिपेट वुमन फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो भी किस्म की, काइंड की, फॉर्म की डिस्क्रिमिनेशन वुमन फेस कर रही है तो उसको उससे इमांसिपेट करवाया जाए। They demanded emancipation from all kinds or sorts of discrimination, freedom from discrimination, for example. अब ये सोल्यूशन है। इशू क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। सोल्यूशन क्या है? इमांसिपेशन। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो अप्रोच क्या है? ऐसा ये अप्रोच कौन सी जो है अप्लाई कर रहे हैं? हमने देखा था क्लासिफिकेशन। अप्रोच कौन सी है? रेडिकल है, लिबरल है, मार्क्सिस्ट है, सोशलिस्ट है। अप्रोच कौन सी है इनकी? तो देखते हैं कि अप्रोच इनकी कौन सी है। अप्रोच है, ये चाह रहे हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी कौन सी जो अप्रोच है? वो लिबरल वालों की है कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स में, एजुकेशनल एस्पेक्ट्स में, हेल्थ के एस्पेक्ट्स में, इन सारे एस्पेक्ट्स में आप हमें इक्वलिटी प्रोवाइड करें। बिकॉज हम भी रैशनल हैं, हम भी रीजन पजेस करते हैं। आपने जो हिस्ट्री से हमें चीजें बताई हुई थी वो सारी गलत थी। हम भी रीजनेबल हैं, रैशनल हैं, लॉजिकल हैं, इसीलिए हमें भी सारे राइट्स चाहिए, हमें भी इक्वलिटी चाहिए। तो 3 ये की फीचर्स थे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के। बहुत ही आसान है। व्हाट इज द इशू? इशू इज डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज इमांसिपेशन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। एंड व्हाट इज द अप्रोच? अप्रोच इज इक्वालिटी के इक्वालिटी होनी चाहिए। यहां से हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अब ये जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है हम इसको एगैलिटेरियन मूवमेंट भी कहते हैं। जो फेमिनिस्ट थॉट है, जो किताब है मिस रोजमेरी टोंग की, अब उसमें जो कह रही है वो जो फेमिनिज्म है, लिबरल फेमिनिज्म, उसको 2 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। क्लासिकल फेमिनिज्म
एंड एगलिटेरियन फेमिनिज्म। ये जो एगलिटेरियन वाले हैं ये हैं फर्स्ट वेव वाले, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म वाले, और जो क्लासिकल हैं वो आपके पास है मैरी वॉल्सनक्राफ्ट। तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। तो इसको कह रहे हैं हम इक्वालिटेरियन मूवमेंट। अब इक्वालिटेरियन मूवमेंट हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इक्वालिटी चाहिए वुमन को, एंड दे वांट टू सी देमसेल्व्स इक्वल टू मैन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सोशल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, कल्चरल एस्पेक्ट में, रिलीजियस एस्पेक्ट में, इन सारे एस्पेक्ट्स में वुमन के पास भी इक्वल राइट्स होने चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो अप्रोच है वो इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, एंड इट इज कॉल्ड इक्वालिटेरियन मूवमेंट। इक्वालिटेरियन मीन के इक्वल एस्पेक्ट, इक्वल राइट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो ये की फीचर्स थे। यहां से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वी सी के फर्स्ट वेव वाज लेड बाय व्हाइट वुमन। क्योंकि ये मूवमेंट है तो डेफिनेटली ये रिस्ट्रिक्टेड होगी कुछ कंट्रीज, कुछ एरियाज के अंदर, और ये यूरोप और यूएसए के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रही होती है। तो इसीलिए वहां पे जो लोग हैं वो डेफिनेटली व्हाइट वुमन है, एंड द मूवमेंट वाज लेड बाय व्हाइट वुमन। और ये ट्रूथ है और इसमें कोई बड़ी मुश्किल और ये जो डिफिकल्ट बात नहीं है। यहाँ से हम थोड़ा सा मूव करते हैं सेकेंड वेव फेमिनिज्म की तरफ। अब यहाँ पे सारी चीजें आपकी फर्स्ट वेव वाली क्लियर हो गई होंगी। तीन जो की फीचर्स हैं वो भी आपको पता चल गई होंगी। अप्रोच क्या है वो भी आपको समझ आ गया होगा, सोल्यूशन क्या है ये भी आपको पता चल गया होगा, इशू क्या है ये भी आपको पता चल गया होगा। थोड़ा सा हम मूव करते हैं सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। अब सबसे पहले आपके माइंड में ये बात क्लिक करेगी कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जब जब स्टार्ट हुई एंड खत्म हो गई तो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की जरूरत क्या पड़ गई? फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या सही नहीं थी क्या कि उसको अब रीलॉन्च करने की जरूरत पड़ गई? तो देखते हैं कि कुछ इश्यूज थे, इसी वजह से सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म रीलॉन्च किया गया था। और ये सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको भी हम देखते हैं। हमने देखा कि उन्होंने इक्वलिटी डिमांड की है, उनको इक्वलिटी मिली, लेकिन कौन से एस्पेक्ट में? फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म अचीव लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दे वांट इक्वल राइट्स और सिटीजनशिप उनको मिलनी चाहिए एंड राइट टू वोट उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन है वो पॉलिटिकल स्फीयर में खत्म हो चुका है, लेकिन आगे जाके पॉलिटिकल स्फीयर में तो खत्म हो चुका है, लेकिन आगे जाके हमें पता चलेगा कि दूसरे स्फीयर्स में वो जो है खत्म नहीं हो रही है इनकी डिस्क्रिमिनेशन, उसको भी हम देखते हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपने एक पॉइंट याद करनी थी। वो जो पॉइंट मैंने आपको कही थी ना कि हमें जब लीगल राइट्स मिल जाएंगे, राइट टू वोट मिल जाएगा, तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। इट वाज अ फॉल्टी अजम्पशन। ये गलत एक अजम्पशन थी इनकी, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म वालों की, और ये बात गलत साबित हो गई। 1848 से लेकर 1920 तक ये सब कुछ चलता है। फिर ये सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट होगी काफी सालों के बाद। उनको काफी लेट रियलाइज होगा कि उनकी जो अजम्पशन थी वो काफी फॉल्टी है, बल्कि वो कंप्लीटली फॉल्टी अजम्पशन थी एक। दे बिलीव्ड दैट पॉलिटिकल इक्वालिटी विल ब्रिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इक्वालिटी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज दिस अजम्पशन प्रूव टू बी रॉन्ग। अब देखें, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो मिली, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको कैसे मिली? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन कैसी? नर्स, टीचर, ऐसे उनको जो है जॉब्स उनको ऑफर की जा रही हैं। लेकिन अब देखें, नर्स एंड टीचर इनकी तो जो है स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज तो काफी लिमिटेड है। ना ही इसकी जो है इतनी ज्यादा बेनिफिट्स है, ना ही जो है इसमें इतना प्रिविलेज है इसके अंदर, और ये जो है ना ही इसके अंदर इतना पैसा आ सकता है। तो ओवरऑल ये जो जॉब्स हैं ये जो है इतनी हाई नहीं है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वुमन को मिल रही हैं वो काफी लिमिटेड है। ऑन दी अदर हैंड जो मैन है वो तो सारे इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी उनको मिली, लेकिन उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी मिलती हैं ये भी देखें। वुमन गॉट टू स्टडी इन कॉलेज बट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट वाज वेरी लिमिटेड। डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्टेड देयर, कि आप बस ये जो है ना आपकी जो नेचर है एक्सटेंड करें उसी नेचर को और उसी तरीके से आप सब्जेक्ट ऑप्ट करें। यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि आपकी क्योंकि नेचर ऐसी है, लविंग है, आप केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, तो इसीलिए आप ऐसे ही जॉब्स एक्वायर कर लें, नर्स बने, टीचर बने, इस तरीके के आप जॉब्स ले लें, क्योंकि यही आपकी एक्सटेंशन ऑफ नेचर है, इसीलिए आप ये जॉब्स एक्वायर कर लें। एजुकेशन में भी उनको लिमिटेड ही अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन वहां पे भी एग्जिस्ट कर रही है। ये सारे फॉल्टी अजम्पशन की वजह से हुआ। देयरफॉर देयर वाज नीड ऑफ रीलॉन्चिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट वंस अगेन। ये इसीलिए सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म अगेन इमर्ज होती है। यहाँ पे एक और चीज है इंपॉर्टेंट। अब ये जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है इसमें दो ग्रुप आपको नजर आएंगे। कौन कौन से? एक होंगे आपके पास लिबरल,
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे पास कोई नेट का इशू हो गया था। प्लीज लेट मी नो कि मेरी वॉइस अब क्लियर है और कहाँ तक चीजें मिस हुई हैं तो मैं इनको। अच्छा ठीक है, प्रीवियस का एंड भी देख लेते हैं। ओके ओके, ठीक है। ओके ओके डन। ये चीजें थी इंपॉर्टेंट कि ये जो अजम्पशन था फर्स्ट वे ऑफ फेमिनिज्म का, कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की जो अजम्पशन है वो यही है कि इनकी जो अजम्पशन है वो यही है कि हमें पॉलिटिकल राइट्स मिलने से हमें इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल राइट्स और इक्वलिटी भी मिल जाएगी। लेकिन ये एक फॉल्टी अजम्पशन प्रूव होता है, क्योंकि उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी मिली एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, लेकिन वो काफी लिमिटेड होती हैं। यहाँ पे देखें, नर्स और टीचर यही हैं, जब एजुकेशन की बात की जा रही है तो वहां पे भी सब्जेक्ट सिलेक्शन और वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन उनको नजर आ रही है। यही बात हमने की थी। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। अब ये जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। यहाँ पे दो ग्रुप्स हमें नजर आएंगे। कौन कौन से ग्रुप हैं? आसान से ग्रुप हैं। लिबरल अप्रोच है एक, एक है आपके पास रेडिकल अप्रोच। दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है इसको, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को। एक है आपके पास लिबरल अप्रोच और एक है रेडिकल अप्रोच। लिबरल अप्रोच को हम 1 मिनट में खत्म करते हैं, क्योंकि लिबरल अप्रोच इज एक्सटेंशन ऑफ अगेंस्ट अगेन फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। अब लिबरल अप्रोच में क्या बातें थी? इट इज नथिंग बट रिवाइवल ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। लेकिन इसमें क्या होता है, उन्होंने कहा कि हमें पॉलिटिकल राइट्स दे दें। पॉलिटिकल राइट्स मिल गए और उन्होंने समझ लिया कि पॉलिटिकल राइट्स मिलने से हमें सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस राइट्स भी सारे मिल जाएंगे और हम सारी राइट्स एंजॉय कर लेंगे। लेकिन ये नहीं होता है। तो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में अब उसका स्कोप थोड़ा सा फर्दर वाइड किया जाता है कि अब आपने जो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी हैं, जो एजुकेशन राइट्स दिए हैं, वो कंप्लीट नहीं है, उसमें हमें कंप्लीट इक्वालिटी चाहिए। इसीलिए स्कोप इसका वाइड किया गया और सारे एस्पेक्ट्स को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, पहली जो बात है वो फर्स्ट वाली है, लिबरल फेमिनिज्म में फेमिनिज्म वाली, लेकिन उसका स्कोप थोड़ा सा वाइड किया गया है। यही है डिमांड फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इक्वालिटी। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अगेन हमारे पास एक और थिंकर आती हैं और इनका नाम है बेटी फ्रेडन्स। अब इनकी एक लैंडमार्क बुक है, जैसे विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन थी, तो यहाँ पे है हमारे पास 1963 में द फेमिनिन मिस्टिक। अब इसमें इन्होंने इश्यूज को हाईलाइट किया है। देखते हैं कि इन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है। ये कह रही हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इज क्लोज फॉर वुमन। हमने देखा था। अच्छा, मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है या वॉइस इश्यूज अगेन आ रहे हैं? चैट बॉक्स में तो मुझे बता दें, शायद कोई नेट का मसला हो रहा है। इज माई वॉइस क्लियर? मेरी आवाज अब सबको आ रही है? अभी आई थिंक यहाँ से अब जो है ना, नेट के मसले स्टार्ट हो जाते हैं मेरे इस टाइम पे स्पेशली। अब आप मुझे बताएं, मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? इज माई वॉइस ऑडिबल एंड क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, चैट बॉक्स ओपन है। सिर्फ वॉइस का इशू हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके अलावा आप और कोई कमेंट नहीं करिएगा, ठीक है? चैट बॉक्स तो मैं ओपन रखता हूँ। अब इन्होंने, जी जी ठीक है। अब लिबरल अप्रोच है, एक रेडिकल अप्रोच है। लिबरल अप्रोच में ये होता है कि कोई और सवाल नहीं पूछें, चैट बॉक्स ओपन है, तो बस आप सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि वॉइस इशू है या नहीं है, बस ये बताना है आपने। और फिलहाल और कोई मैसेज नहीं करें। अब लिबरल फेमिनिज्म में क्या हो रहा है? लिबरल अप्रोच जो है उसमें बेसिकली ये है कि स्कोप को वाइड किया गया था सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। वहां पे सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात की जा रही थी, लीगल एस्पेक्ट की। यहाँ पे अब ये डिमांड है कि हमें सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल राइट्स भी सारे दिए जाएं। थोड़ा सा हम यहाँ से आगे चलते हैं तो हमें नजर आ रहा है कि इन्होंने एक किताब लिखी है बेटी फ्रेडनेंस ने। और ये जो किताब है, इट इज अ लैंडमार्क बुक इन हिस्ट्री। और इन्होंने इस किताब में क्या क्या चीजें मेंशन की हुई हैं। अच्छा, वॉइस इशू आ रहा है? अच्छा, मुझे 1 मिनट दे दें, मैं इशू को रिजॉल्व करता हूँ।
जी जी, हैव सम पेशेंस, हैव सम पेशेंस, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, रिलैक्स रहें। अब बताएं मुझे कि मेरी वॉइस सबको सही से आ रही है, क्लियर है, या स्टिल अब अभी भी कोई वॉइस इशू है? अच्छा क्लियर है, चले मैं चैट बॉक्स को बंद कर देता हूँ। यस यस, थैंक यू, ओके। यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिबरल अप्रोच स्टार्ट्स विद बेटी फ्रेडन्स लैंडमार्क बुक ऑफ 1963, द फेमिनिन मिस्टीक। अब इसमें इन्होंने बातें बेसिकली कौन सी की हुई हैं? बहुत ही आसान और सिंपल बातें हैं। नंबर वन, पब्लिक पार्टिसिपेशन इज क्लोज फॉर वुमन। हमने देखा था कि एजुकेशन राइट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन वो काफी लिमिटेड हैं, वो कंप्लीटली उन्हें दी नहीं जा रही हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन वुमन के लिए क्लोज है। और ये जो अजम्पशन है, वहां पे अगेन लोगों ने अजम्पशंस बनाना स्टार्ट कर दी, जैसे ओल्ड एज व्यू में बातें थी कि रेशनल है, यहाँ पे एक और अजम्पशन हमारे पास आ जाती है। अब ये कहते हैं कि वुमन एंजॉय डोमेस्टिक लाइफ, डोमेस्टिक फैमिली लाइफ। अगेन ये एक अजम्पशन है, और ये बेटी बेटी फ्रेडन्स ये बात कह रही है कि इट इज अ मिथ, इट इज एन इल्यूजन। जो वुमन है वो फैमिली लाइफ को एंजॉय, डोमेस्टिक फैमिली लाइफ को एंजॉय नहीं कर रही है। क्यों? बिकॉज द रियलिटी इज वुमन आर डिससेटिस्फाइड, अनहैप्पी एज अ मदर एंड एज अ वाइफ। और वो ये किस वजह से डिससेटिस्फाइड हैं, उनके भी रीजंस को हम देख लेते हैं। ये कह रही हैं कि देयर इज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ अ वुमन। उसकी लाइफ हमेशा एक रिलेटिव लाइफ है, हमेशा उसको कंपेयर किया जाता है या उसको बताया जाता है कि योर रोल, यू हैव टू प्ले अ रोल एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ मदर। मतलब उसको हमेशा ये रिलेटिव लाइफ ही उसको बताई जा रही होती है। उसको कंप्लीटली कभी कंप्लीट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसकी है ही नहीं। या तो आप उसको देखते हो एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, मतलब यही रोल्स हैं उसके, बाकी तो उसका कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि उसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। इसी वजह से वुमन जो है डिससेटिस्फाइड है और नाखुश है अपने इस पोजीशन से। तो ये रीजंस हैं, हमें ये फेमिनिन मिस्टेक से पता चल रही है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, अब सोल्यूशन देखते हैं। मसला तो हमें पता चल गया, तो सोल्यूशन इज वेरी इजी। ये बेटी फ्रेडन्सी बता रही है हमें कि ओपन पब्लिक स्फेयर, पब्लिक स्पेस फॉर इक्वल कंपटीशन। उसके लिए आप पब्लिक स्फेयर को ओपन करें, इक्वल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आप लेकर आ जाएं। ये लिबरल की बातें हो गई, बहुत ही आसान थी, क्योंकि ये एक्सटेंशन है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की, और बस उसमें स्कोप को थोड़ा सा एक्सपेंड किया हुआ है। अब हम आते हैं सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में, और जो असली चीजें हैं वो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है। और जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है उसमें ही हम रेडिकल अप्रोच को पढ़ते हैं। और जो रेडिकल फेमिनिज्म है, और जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, वो हमेशा रेडिकल फेमिनिस्ट अप्रोच के साथ ही एसोसिएटेड होता है। ये आपने अपने माइंड में बात रखनी है। लेकिन उसमें लिबरल का भी टच है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ इट बिगेन इन 1968 एंड कंटिन्यूड टिल 1980s। ये स्टार्ट होता है 1968 में और ये कंटिन्यू होता है 1988 1980s तक। अब इसमें क्या हो रहा है? अब 1968 में आप देखेंगे देयर आर प्रोटेस्ट अगेंस्ट मिस अमेरिका ब्यूटी कॉन्टेस्ट। अब आप मुझसे ये नहीं पूछिएगा कि इस वक्त इस 1968 में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो विनर थी वो कौन थी। नाम नहीं पूछ लीजिएगा मुझसे, वो मुझे नहीं पता। यहाँ पे देखें, अब ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है अमेरिका के अंदर, इसके अगेंस्ट एक बैकलैश नजर आता है हमें। इसके अगेंस्ट लोग, जो फीमेल लोग हैं वो, ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं हम, रिपीट कर रहे हैं। असल में जो है आज इस टाइम पे शायद कोई नेट के इश्यूज आ जाते हैं, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ब्यूटी कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है। जी जी, हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, इट इज एसोसिएटेड विद रेडिकल अप्रोच। अब इसमें ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है ये स्टार्ट होता है 1968 में। इसमें लोग जो हैं, फीमेल जो लोग हैं, फीमेल्स जो हैं, वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। स्टिल वॉइस इश्यूज हैं। मैं इंटरनेट को तो कुछ नहीं कर सकता, अब इस वक्त एक ही कनेक्शन है, बाकी सारी चीजें क्लोज हैं।
हो जाएगा, 1-2 मिनट में नेट खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं चैट बंद कर देता हूँ। किसी आपकी साइड में भी नेट इशू, वॉइस का इशू होता है तो फिर भी आप जो है समझ लेते हो कि मेरी तरफ से इशू हो रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे सर वकास बता देंगे इशू होगा तो। ठीक है, हम यहाँ से अब अगेन स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा सर। अब यहाँ पे 1968 में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है अमेरिका में, और उसके अगेंस्ट एक बैकलैश हमें नजर आ रहा है। अब ये जो बैकलैश हो रहा है, अब इसमें जो फीमेल हैं वो क्या कर रही हैं, ये आपके सामने है। फ्रीडम ट्रैश कैन, यहाँ पे ये अपनी लिपस्टिक्स, अपनी जो है सैंडल्स, हाई हील्स, उनको इसके अंदर थ्रो कर रही हैं। और वो ये कह रही हैं कि ये जो सिंबल्स हैं, ये जो लिपस्टिक है, हाई हील्स हैं, ये बेसिकली वुमन को ऑब्जेक्टिफाई कर रही हैं। तो आप हमें ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, इसीलिए हम इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, और ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हैं, इस तरीके की चीजें बंद करें। यहाँ से एक और हमें इंपॉर्टेंट बात नजर आ रही है, समझ आ रही है कि वुमन जो रोल्स हैं, हमने ये कल भी हमने देखा था, सर्वकाश ने आपको पढ़ाया था कि इट इज ए पॉलिटिकल एंड इट इज पैसिव, एंड गिविंग सच रोल्स टू वुमन इज नथिंग बट ऑब्जेक्टिफाइंग देम। और उसको आप सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, इसीलिए उनको पॉलिटिकल एंड पैसिव, एपॉलिटिकल एंड पैसिव राइट्स नहीं दें, उनको पॉलिटिकल एंड एक्टिव राइट्स दिए जाएं। तो ये हमें सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में चीज नजर आ रही है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो फर्स्ट वेव में हमने देखा था कि एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है और डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक शिफ्ट हमें नजर आता है। और वो शिफ्ट कौन सा है कि जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, दिस अप्रोच शोड शिफ्ट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है, लीगल एंड पॉलिटिकल बैरियर्स की बात की जा रही है, तो ऑपरेशन। और ये जो ऑपरेशन है, ये इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है। अब ये एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस तो समझ चुके थे हम, अब इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं वो भी हम देखते हैं। So radical approach noted that women are not only discriminated but are also oppressed too. फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में डिस्क्रिमिनेशन है, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन है बल्कि ऑपरेशन भी है। आगे चलें। अब ऑपरेशन जो है वो इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर बेस्ड है। इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस कौन सी हैं? सिंपल सी बात है, एटीट्यूड, माइंडसेट एंड एटीट्यूड ऑफ द पीपल, ट्रेडिशन, कल्चर, बिलीफ। अब ये आपके हैं इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस, और यही जो है काम कर रही हैं ऑपरेशन ऑफ वुमन की। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो एक्सटर्नल जो है एस्पेक्ट्स हैं, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनसे तो हम जो है मसला हल हो जाएगा अगर स्टेट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवा दे। लेकिन जो माइंड सेट है, जो एटीट्यूड है, जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, वो कैसे ठीक होगा? वो तो सिर्फ इंटरनल रिस्ट्रिक्शन हटाने से ही ठीक हो सकता है। तो इसीलिए जो वुमन है वो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म और रेडिकल वाले फेमिनिज्म वाले वो कोर इश्यूज की तरफ मूव करते हुए हमें नजर आ रही हैं। अब ये जो माइंड सेट है एंड एटीट्यूड है एंड कल्चर है और ये जो बिलीव्स हैं, दे बेसिकली जस्टिफाई वुमेन्स अनफ्रीडम एंड सबऑर्डिनेशन। एटीट्यूड, माइंड सेट, कल्चर के थ्रू वुमन के सबऑर्डिनेशन को अगेन जस्टिफाइड किया जा रहा है कि हाँ वुमन तो वीक है, वुमन को तो बस घर में रहना चाहिए, उसका तो जो है उसकी तो नेचर ही ऐसी है, इसलिए बस वो ये काम करे, उसको पॉलिटिक्स में नहीं आना, उसने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अचीव नहीं करने, उसने यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल नहीं करनी, क्योंकि वो वुमन ऐसी है और उसकी जो बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन है वो इस तरीके की है, इसलिए उसको सिर्फ घर में रहना चाहिए। अब इस तरीके के जो एटीट्यूड्स हैं, जो माइंड सेट्स हैं, जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, अब उसको चैलेंज करती हैं ये सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म वाले। थोड़ा सा हम यहाँ से आगे चलते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, इट इज हाईली थ्योरेटिकल इन नेचर। जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो कौन सी बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है वो तो काम ही मर्दों का है, वो तो सारा जो थियरी है वो तो काम है उसके ऊपर मेल जो लोग हैं उन्होंने किया हुआ है, और हम सिर्फ उनकी ही जो उनका ही जो वर्क है, उनका ही जो काम है, उनका ही जो फ्रेमवर्क है, हम उसको ही उठा के कह रहे हैं कि हमें भी इक्वल राइट्स दे दो, और वो इसी क्राइटेरिया के ऊपर दे दो जो आपने स्टैंडिंग जो है आपने बनाई हुई है, जो आपने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, जो आपने सब कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें आप राइट्स दे दो। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म इस बात को रिजेक्ट करती है, ये कहती हैं कि हमें अपने टूल्स बनाने हैं। देयरफॉर हम कह रहे हैं कि सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म इज हाईली थ्योरेटिकल इन नेचर, और सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को समझे बगैर जेंडर स्टडीज बेजान है। जेंडर स्टडीज या वुमन स्टडीज, उसमें जान नहीं आती जब तक आप सेकंड वेव या सेकंड वेव के साथ रेडिकल फेमिनिज्म को आप नहीं समझते। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग रेडिकल फेमिनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब ये रेडिकल फेमिनिज्म जो है या सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, बात एक ही है, क्योंकि सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म हम यही पढ़ रहे हैं कि रेडिकल फेमिनिस्ट वाली ही बात कर रहे हैं हम अभी जो सारी बातें कर रहे हैं ये हम रेडिकल अप्रोच वाली ही कर रहे हैं। अब ये कहती हैं कि फॉर डिसमेंटलिंग द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेशन न्यू थियरीज एंड टूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन वर रिक्वायर्ड। हम जो प्रीवियस टूल्स एंड थियरीज हैं, जो लिबरलिज्म वाली हैं, जो सोशलिज्म वाली हैं, वो मसले हल नहीं करेंगी, क्योंकि वो थियरीज अगेन मेल ने बनाई हुई हैं। अब मेल ने बनाई हुई है, हम उसी स्फीयर में आए और उसी स्फीयर में ही आके उनके साथ कॉम्पीट करें, फिर तो हम कैसे जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते, फिर तो हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते। इसीलिए वी नीड टू फाइंड एंड फॉर्म न्यू थियरीज एंड टूल्स टू एक्सप्लेन द plight एंड इश्यूज ऑफ द वुमन। यहाँ से हम आगे चलते हैं कि अब न्यू टूल्स कौन से हैं। न्यू टूल्स हमारे पास ये हैं, पेट्रार्की। अब ये जो वर्ड है पेट्रार्की, ये पेट्रार्की वर्ड कहाँ से आया? ये पेट्रार्की वर्ड हमें रेडिकल फेमिनिस्ट ने दिया है। ये टूल्स हैं अंडरस्टैंड करने के लिए सब स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेशन को, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन, इन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमारे पास टूल्स हैं। और ये जो पेट्रार्की है ये स्ट्रक्चरल पेट्रार्की है। स्ट्रक्चरल पेट्रार्की कैसे होती है? इंडिविजुअल लेवल पे आप देखें पेट्रार्की आपको फैमिली में नजर आएगी, थोड़ा सा सोसाइटी में आए तो सोसाइटी के लेवल पे आपको पेट्रार्की नजर आएगी, थोड़ा सा और आप आगे आए तो आपको पब्लिक प्राइवेट वहां पे आपको नजर आएगी कि पेट्रार्की नाउ हैज ट्रांसलेटेड इनटू पब्लिक स्फीयर एज वेल। पहले सिर्फ फैमिली स्फीयर में है, अब आपको पब्लिक स्फीयर में भी नजर आएगा। थोड़ा सा और आगे आप मूव करोगे तो पेट्रार्की आपको स्टेट लेवल पे भी नजर आती है। थोड़ा सा और आप मूव करते हो तो पेट्रार्की आपको एट ग्लोबल लेवल भी नजर आती है, क्योंकि यही पेट्रार्की है जिसके थ्रू वुमन को सप्रेस किया जाता है, उसको सबऑर्डिनेट किया जाता है। एक और टूल है हमारे पास, जेंडर सेक्स डिस्टिंक्शन। सर ने आपको बताया था जेंडर सेक्स डिस्टिंक्शन क्या है, तो उसके ऊपर इन डिटेल बातें हो चुकी हैं। तो ये अगेन एक टूल है समझने के लिए कि वुमन को सप्रेस करने के लिए कैसे चीजें हो रही हैं, किस तरीके से चीजें हो रही हैं। देयरफॉर जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो कहती हैं कि जेंडर तो सोशली कंस्ट्रक्टेड है ही है, सेक्स इज ऑल्सो सोशली कंस्ट्रक्टेड। आगे हम थोड़ा सा मूव करते हैं कि पब्लिक प्राइवेट डिवाइड आपको नजर आएगा। कैसे पब्लिक प्राइवेट डिवाइड आपको नजर आ रहा है हम उसको भी देखेंगे। अब now this starts with the academic study of feminism. It started with the publication of the book. Again एक और बुक है, ये आपने बुक्स याद करनी है। इनमें से एमसीक्यूज आपसे पूछ लेते हैं कि ये बुक का ऑथर कौन सा है, कौन सा ईयर था, तो इसलिए ये बुक्स आपने लाजमी याद करनी है। अब इसी के साथ एकेडमिक स्टडी ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट होती है। Now this book argues that the problem is rooted in the culture of society and the institutions. इसीलिए हमने कल्चर, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन सबको समझना है ताकि हम मसले को हल कर सकें, सॉल्व कर सकें। अब ये जो काम है, ये जो काम है साइमन डी ब्यूवर का, इसको फर्दर कुछ और जो लोग हैं उन्होंने भी फर्दर इसको किया है, इसके ऊपर काफी काम किया हुआ है, तो हम उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखें, हमने देखा था कि सर ने आपको बताया था कि वुमन स्टडीज कैसे स्टार्ट होती है, इट इज ऑफ शूट ऑफ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो ये देखें सामने है आपके ना, यहाँ पे आपका ये सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, द सेकंड सेक्स किताब है साइमन डी ब्यूवर की। यहाँ पे एकेडमिक स्टडी ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट होती है एंड इट इज सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, अब आपके सामने ये चीजें क्लियर कट और हो रही हैं। अब ये जो काम है ये फर्दर आगे डेवलप हो रहा है, और उसमें काम किसने किया है? कैटी मिलेट इन 1970s, शी हैज रिटन अ बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, शुलामित फायरस्टोन, द डायलेक्ट्रिक्स ऑफ सेक्स। लेकिन नाम में ही कितनी फायर है, शुलामित फायरस्टोन। तो ऐसी रेडिकल फेमिनिस्ट आपको यहाँ पे नजर आती है। यहाँ से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं अगेन 3 की फीचर्स ऑफ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। जैसे हमने 3 की फीचर्स ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को हमने देखा था, इसी तरीके से हम अगेन इनको देखते हैं। कौन से 3 फीचर्स होंगे? इशू क्या है, देन सोल्यूशन क्या है, एंड अप्रोच क्या है। आसान है, इशूज ऑपरेशन। ऑपरेशन वहां पे इशू कौन सा था? डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे ऑपरेशन है। फिर आगे देखते हैं कि वुमन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपीरियंस मेल डोमिनेंस एंड ऑपरेशन। ये कह रही हैं कि वुमन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपीरियंस मेल डोमिनेंस एंड ऑपरेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, आप इसको नोट कर लें और इसको समझ लें। ये कह रही हैं कि वुमन ऑपरेशन फील करती है और मेल डोमिनेंस फील करती है हर तरफ, हर जगह, अक्रॉस द ग्लोब। सारी वुमन यही इशू फील कर रही होती हैं। यहाँ से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन वुमन कॉन्स्टिट्यूट अ यूनाइटेड ग्रुप और क्लास, सोशल क्लास और सोशल और सिस्टरहुड। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी बात कि ये बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको बताऊं कि ये कह रही हैं कि ये जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन है, ये जो वुमन है, ये दुनिया में किसी भी कोने में हो, वो
फेस कर रही है, और इसी बेस के ऊपर के सारी वुमन की जो मसले हैं वो यही हैं कि वो ऑपरेशन फेस कर रही हैं, मेल डोमिनेंस फेस कर रही हैं। इसी वजह से वो सिस्टरहुड या सोशल क्लास फॉर्म कर रही हैं, और इसी को हम यूनाइटेड ग्रुप का नाम दे रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ग्रांड थ्योरी की बात की जा रही है, साइंटिफिक या ऑब्जेक्टिविटी की बात की जा रही है कि हमने एक टूल बना दिया ऑपरेशन, और फिर हमने उसको यूनिवर्सल कर दिया कि अब इसको सारी जगह अप्लाई कर दो। अब इसको व्हाइट वुमन पे भी अप्लाई कर दो, इसको आप पोस्ट कॉलोनियल वुमन पे ऊपर भी अप्लाई कर दो, इसको आप दलित वुमन के ऊपर भी अप्लाई कर दो, ब्लैक वुमन के ऊपर भी अप्लाई कर दो, हर जगह पे अप्लाई कर दो। जब आप ये अप्लाई करते हो तो फिर मसले होते हैं, इसलिए देयर विल बी राइज ऑफ थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, लेकिन उसकी बात हम थोड़ा सा आगे करते हैं। अच्छा, इशू ये है ऑपरेशन, सोल्यूशन क्या है? लिबरेट कर दें वुमन को। कैसे लिबरेट करेंगे? वुमेन्स ऑपरेशन वुड एंड ओनली थ्रू देयर लिबरेशन। किस तरीके से? नो लॉज नो सोशल रिफॉर्म्स कैन वर्क। लिबरल फेमिनिज्म कह रही है कि आप लॉज को रिफॉर्म करें, राइट्स दें, तो सोसाइटी ठीक हो जाती है। लेकिन ये कह रही है कि नहीं, वुमन को लिबरेट करने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। लॉज को रिफॉर्म करना, सोशल रिफॉर्म्स करना काफी नहीं है, क्योंकि ये रेडिकल वाले हैं, इसलिए इनकी बातें ये हैं। अब आगे ये कहते हैं कि व्हाट इज नीडेड इज अ रेवोल्यूशन। हमें एक रेवोल्यूशन चाहिए। इसी तरीके से ही हम जो है, ये जो प्लाइट है, ये जो सप्रेशन है, उसको हम चेंज किस तरीके से कर सकते हैं? एक ही तरीका है कि हम रेवोल्यूशन लेके आ जाएं। लॉज रिफॉर्म्स काम नहीं कर सकते, तो हमें कुछ और करना है। अब इन्होंने डिमांड क्या किया है? सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म टर्न्ड into women's liberation movement demanding end of every patriarchal values and institutions। अब ये बात करती हैं एंड ऑफ पेट्रार्की की, और जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या करने की वो बात कर रहे हैं? वो उनको खत्म करने की बात कर रही हैं। डिमांडिंग एंड ऑफ एवरी पेट्रार्कल वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशंस। जहां जहां पेट्रार्की आपको नजर आ रही है, जहां जहां इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको खत्म किया जाए। पेट्रार्की को डायरेक्टली जो हिट करने वाले जो स्कूल ऑफ थॉट है, दैट इज फेमिनिज्म, दैट इज सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, और उसमें रेडिकल फेमिनिस्ट। क्योंकि इन्होंने ये टूल्स बताए हमें कि जो पेट्रार्कल सोसाइटी है, उसको उसके जो इश्यूज हैं वो डीपली रूटेड हैं, और उनको खत्म करने का सोल्यूशन यही है कि आप पेट्रार्की को एंड कर दें। और यही बात फिर लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो जहाँ पे वो कहते हैं ना कि ये वहां पे हिट कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा पेन हो। पेट्रार्की को दे आर हिटिंग बेसिकली पेट्रार्की, और पेट्रार्की को खत्म करने की बात की जा रही है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वी नो दैट कि अब अप्रोच क्या होगी। नाउ व्हाट इज द अप्रोच? अप्रोच क्या है? देयर इज अ डिफरेंस अप्रोच। अब डिफरेंट अप्रोच किस तरीके से है? दो तरीकों से हम इसको समझ सकते हैं। एक तरीका हमारे पास ये है, सामने आपके, बहुत ही आसान है कि वुमन कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन सोसाइटी व्हिच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स मेड बाय मेन। वही रेडिकल वाली बात है कि लिबरलिज्म वाले जो है मसले हल नहीं कर सकते, इसलिए लिबरल फेमिनिस्ट को साइड करें, रेडिकल फेमिनिस्ट को लेके आ जाएं, और सोसाइटी को रिफॉर्म करने से कुछ नहीं होगा। आप एंड करते हैं पेट्रार्की को, तभी जो है सोसाइटी ठीक हो सकती है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि वुमन नीड डिफरेंट सेट ऑफ थियरीज, फिलोसफीज एंड कॉन्सेप्ट्स टू एक्सप्लेन देयर कंडीशंस। हमने टूल्स डिस्कस कर लिए हैं। पेट्रार्की है, आपके पास पेट्रार्की है, जेंडर सेक्स डिस्टिंक्शन है, स्ट्रक्चर्स ऑफ पेट्रार्की है, जेंडर सेक्स डिस्टिंक्शन है आपके पास, पब्लिक प्राइवेट डिवाइड है। तो ये आपके पास टूल्स हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। नाउ देयर इज अनदर मीनिंग ऑफ डिफरेंस अप्रोच। वो कौन सी है? पहली अप्रोच ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स फिर स्टार्ट होती हैं। अब ये क्या कह रही हैं? सेकंड जो अप्रोच है वो कहती है कि वुमेन आर डिफरेंट फ्रॉम मेन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज एंड नेचर। बिल्कुल सही बात की है इन्होंने। ये कह रही हैं कि वुमेन आर डिफरेंट फ्रॉम मेन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज एंड नेचर। आगे ये कह रही हैं कि वुमेन्स क्वालिटीज, वुमेन्स नेचर एंड क्वालिटीज कौन कौन सी, लाइक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, इमोशनल, आर सुपीरियर टू मेन। जैसे पहले ओल्ड एज व्यू में कहा गया था कि मेन आर सुपीरियर, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि वुमेन आर सुपीरियर। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि वुमन शुड सेलिब्रेट देयर डिस्टिंक्ट नेचर रादर देन अबैंडनिंग इट। अब ये जो वुमन की डिस्टिंक्ट नेचर है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको अबैंडन नहीं करना चाहिए। अगर वुमन की जो नेचर है, लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, इमोशनल है, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वालिटीज हैं ये वुमन को सुपीरियर बनाती हैं टू मेन, इसलिए इनको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, ना को इसको हमने गिव अप करना है, अबैंडन करना है। Therefore, women are different and superior to men. Priority to those qualities that are woman oriented। जैसे ये क्वालिटीज आपके सामने हैं, तो इनको प्रायोरिटाइज करें, और इसी को फिर वुमन जो है वो सेलिब्रेट करें और एंजॉय करें। अब यहाँ पे जो सारी चीजें हो रही हैं, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो रेडिकल फेमिनिस्ट है, इसमें दो अप्रोचेज हैं। एक कह रही हैं कि हमें जो है पैट्रियार्की को खत्म करना है और इस तरीके से हमने करना है। दूसरा कह रहे हैं कि जो है वुमन सुपीरियर है। जब ये बात की जा रही है कि बेस्ट नाउ दे आर बेसिकली ट्राइंग
कि मेट्रियार्की स्टेब्लिश हो जाए, पेट्रियार्की को ओवरथ्रो कर दें और मेट्रियार्की को लेके आ जाएं आप। मतलब कि एक सिस्टम ने काम नहीं किया, पेट्रियार्की ने काम नहीं किया, देयरफॉर overthrow that system, overthrow that structure and bring a new structure, introduce new कोई चीज करवाएं and it will be matriarchy। कि आज के बाद जो रूल होगा वो वुमन मेल डोमिनेंस नहीं, वो फीमेल डोमिनेंस होना चाहिए। तो ये डिफरेंस अप्रोच है और ये रेडिकल अप्रोच है। यहाँ से हम चलते हैं अपने थर्ड वेव की तरफ। यहाँ तक मेरी वॉइस सबको क्लियर है? आई थिंक नमाज जो है टाइम आई थिंक हो गया है। अच्छा, यहाँ पे भी अजान हो रही है। जी जी, 10 मिनट की ब्रेक है, तो हम जो है 7:20 हुए हैं, 7:30 पे हम स्टार्ट करते हैं। आप नमाज पढ़ के आ जाएं और फिर नमाज में हमारे लिए भी दुआ करें कि रिजल्ट आ जाए और हम सब पास हो जाएं।
Assalamu alaikum everyone. Welcome back. Is my voice clear? Samsung Galaxy, please lower your hand. Questions हम देखेंगे लास्ट में, अगर होंगे तो पूछ लीजिएगा आप. मेरी वॉइस सबको आ रही है, क्लियर है? जी हमजा अलमानी, यू आर राइट, बिल्कुल. चलिए हम चलते हैं यहाँ से आगे. तो अब हम बात करते हैं थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की. अब थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में बेसिकली हो क्या रहा है? नंबर वन जो पॉइंट है वो ये है कि इट रिजेक्ट्स सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म. देयरफॉर हम कहते हैं कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म इज नथिंग बट रिजेक्शन ऑफ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म. एक बात ये है इसकी. देन द कोर आइडियाज ऑफ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म कौन से हैं, हम उनको देखते हैं. नंबर वन, जेंडर ऑपरेशन कॉमन टू ऑल वुमन. क्योंकि ये थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म रिजेक्ट करती है कोर आइडियाज ऑफ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, तो अब हम देखते हैं कि सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म बेसिकली उसके कोर आइडियाज कौन से हैं, क्योंकि थर्ड वेव सेकंड वेव को तकरीबन कंप्लीटली रिजेक्ट कर रही है. तो कोर जो अजम्पशंस थे सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के, उनमें से नंबर वन अजम्पशन थी जो मैंने आपको कहा था कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने ये नोट भी करनी है और माइंड में रखनी है. उन्होंने कहा था कि जेंडर ऑपरेशन इज कॉमन टू ऑल वुमन. कि दुनिया में कहीं पे कोई भी औरत हो, वो मेल डोमिनेंस और ऑपरेशन फेस करती ही करती है. अब ये कोर अजम्पशन था, लेकिन थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म वाले इस अजम्पशन को रिजेक्ट करते हैं. जेंडर ऑपरेशन इज कॉमन टू ऑल वुमन, और उसमें उन्होंने कौन सी बात की है कि वुमन कॉन्स्टिट्यूट अ सोशल क्लास, और उसको उन्होंने यूनाइटेड ग्रुप का नाम दिया था. देन सेकेंड वेव फेमिनिज्म गेव राइज टू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. उन्होंने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को राइज भी दिया है. उन्होंने इसको दे बेसिकली गेव इम्पिटस टू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, क्योंकि वो सिर्फ व्हाइट वुमन और इसके सराउंडिंग में ही रिवॉल्व कर रही है. अब यहाँ पे आप देखें कि द कैटेगरी वुमन इनकम्पास्ड द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल वुमन अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड. के मतलब आप देखें कि आपने एक इशू बता दिया कि वुमन जो है वो सप्रेशन, वो ऑपरेशन फील कर रही है, और फिर आपने कहा कि वो ऑपरेशन जो फील कर रही है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये सोशल क्लास या सोशल सिस्टरहुड फॉर्म कर रही है. और इसने राइज दिया है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को कि एक वुमन जो यूरोप के अंदर है जो या यूएसए के अंदर है, वहां पे बैठ के वो बता रही है कि क्योंकि हम ऑपरेशन फेस कर रहे हैं, तो इसीलिए वी आर नो अज्यूमिंग दैट कि दुनिया में कहीं पे भी किसी भी कोने में कोई भी औरत ऑपरेशन एंड मेल डोमिनेंस फेस कर रही है, और इसी को ही हम कह रहे हैं कि इट वाज बेसिकली वुमन सेंटर्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. थोड़ा सा हम आगे यहाँ से चलते हैं कि हमें पता चलता है कि देयर आर प्रॉब्लम्स विद द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म. क्वेश्चन यहाँ पे एक राइज होता है कि डज द यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमन रिप्रेजेंट अ कॉमन ग्रीवेंस. यूनिवर्सल कैटेगरी कौन सी है? यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ सर्वकास, लेट मी नो इफ देयर आर एनी वॉइस इश्यूज. यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमन कौन सी है? ये है आपके पास कि वुमन जो है दुनिया में कहीं पे भी हो वो ऑपरेशन फेस कर रही है, और यही यूनिवर्सल कैटेगराइजेशन थी, और यहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं. So does the universal category of women represent a common grievance? No, it does not. Does it represent the interest of all women? No, it does not. Why these questions basically emerged? ये questions emerge ही क्यों हुए हैं? Experience of women depend upon the context, और जिस तरीके से context change होगा तो वो experience भी different होगा. तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो universalization है, एक category बना दी गई है कि हम face कर रहे हैं operation, तो इसलिए दुनिया में सारी औरतें वही operation face कर रही हैं. तो इसीलिए थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को रिजेक्ट करती है, क्योंकि वो रिजेक्ट करती है सोशल क्लास को, सिस्टरहुड को, वो रिजेक्ट करती है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को, वो रिजेक्ट करती है यूनिवर्सल कैटेगराइजेशन को. थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो चीजें और क्लियर होंगी. सो थर्ड वेव की जब हम बात करें तो व्हाट न्यू वाज बेसिकली फाउंड, द कैटेगरी वुमन इग्नोर्ड ग्रुप डिफरेंसेस. सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ग्रुप डिफरेंसेस हैं उनको सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म ने जो है इग्नोर कर दिया है कंप्लीटली. कैसे? वुमन फेस्ड ऑपरेशन नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर बट आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, क्लास, कास्ट एंड एथनिसिटी. कि औरत ने सिर्फ ऑपरेशन जेंडर के बेस पे तो फेस नहीं की, वो तो रेस के बेस पे भी कर रही है, वो तो क्लास के बेस पे भी कर रही है, वो तो कास्ट एंड एथनिसिटी के बेस पे भी कर रही है. जेंडर के बेस पे तो सिर्फ ऑपरेशन नहीं है. लेकिन जो व्हाइट वुमन है
वो सिर्फ एक ही इशू फेस कर रही है, दैट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन। बाकी वो इश्यूज फेस नहीं कर रही है, उसको कोई रेस से इश्यूज नहीं है, उसको कोई क्लास से इश्यूज नहीं है, कास्ट उसकी उसमें उसके कोई मसले नहीं है, एथनिसिटी के इश्यूज फेस नहीं कर रही है। इसलिए उन्होंने यूनिवर्सल कैटेगराइजेशन बना दी। उन्होंने ना वो कभी इंडिया आए, ना वो कभी पाकिस्तान आए, ना कभी वो बांग्लादेश गए, ना उन्होंने कभी दलित वुमन देखी, ना उन्होंने कभी पोस्ट कॉलोनियल वुमन को देखा, लेकिन उन्होंने एक कैटेगराइजेशन बना दी कि हम ऑपरेशन फेस करते हैं, तो इसलिए सारी वुमन फेस करती हैं ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो ये जो अजम्पशन थी, ये प्रॉब्लमेटिक थी। देयरफॉर फोकस ऑन यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमन इज अनडेमोक्रेटिक। इसको हम डेमोक्रेटिक नहीं कहते। कैसे देखें, अब आप देख लें, एग्जांपल देख लें, ब्लैक वुमन। अब ये जो ब्लैक वुमन है, ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लेकिन सिर्फ जेंडर के बेसिस के वो ऊपर वो फेस नहीं करती डिस्क्रिमिनेशन, वो तो कलर के ऊपर भी तो फेस करती है डिस्क्रिमिनेशन। थोड़ा सा आगे चलें, आप दलित वुमन को देखें, ये जेंडर के ऊपर भी फेस कर रही है डिस्क्रिमिनेशन, ये कास्ट के ऊपर भी फेस कर रही है डिस्क्रिमिनेशन। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ऑपरेशन जो है अक्रॉस द ग्लोब सेम ही है और एक्सपीरियंसेस हमारे सारे सेम है, इसलिए हम एक सिस्टरहुड बना रहे हैं। तो इसीलिए ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, इसको थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म रिजेक्ट करती है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। नाउ इट इज आर्ग्यूड, thus it was argued that the category woman represents the interests and experiences of white middle class American and Europe women. Therefore, there is rise of third wave of feminism, and it was influenced by पोस्ट मॉडर्निज्म। अब ये पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपने सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो कैटेगराइजेशन बनाई हुई है वो अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि वो सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, वो सिर्फ स्मॉल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो जो है आपके पास ये है व्हाइट मिडिल क्लास अमेरिकन एंड यूरोपियन वुमन। देयरफॉर देयरफॉर हम कह रहे हैं कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म बिगेन विद द इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म? कल इसके ऊपर पूरा लेक्चर हो चुका है, इसलिए मैं इसको वर्ड को टच भी नहीं करता। हम यहाँ से आगे चलते हैं, एंड आई विल अज्यूम के आप सबको पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत अच्छे से आ रहा होगा, समझ आ गया होगा। कल आपको सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं फर्दर इंक्लूड कर सकूं। वो कंप्लीटली एक प्रॉपर लेक्चर था और उसमें आपने ये समझ लिया होगा कि पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली क्या है। तो इसलिए हम यहाँ से आगे चलते हैं, लेकिन हमने ये माइंड में रखनी है बात कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में पोस्ट मॉडर्निस्ट इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। अब थर्ड वेव फेमिनिज्म की की पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1, इट इज नॉन यूनिवर्सलिस्ट। सेकंड वेव ने क्या काम किया है? यूनिवर्सल कैटेगरी बना दी। ये कहते हैं कि नॉन यूनिवर्सलिस्ट आपने बनना है। दे रिजेक्ट देयर इज अ रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमन। देयर विल बी नो जनरलाइजेशन एंड बाइनरी टर्म्स। ये बाइनरी टर्म्स भी कल डिस्कस हो चुके हैं कि मेल फीमेल मैस्कुलिन फेमिनिन, इस तरह के बाइनरी टर्म्स काफी नहीं है। आपने और भी चीजें देखनी है, सिर्फ बाइनरी टर्म्स में आपने चीजों को एनालाइज नहीं करना। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम नॉन यूनिवर्सलिस्ट जो हैं, हम नॉन यूनिवर्सलिस्ट हैं। यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच को हम रिजेक्ट करते हैं, उस कैटेगरी को हम रिजेक्ट करते हैं। और ये जो आपने जनरलाइजेशन कर दी है, हम इस जनरलाइजेशन को भी रिजेक्ट करते हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इंटरसेक्शनलिटी की बात की जा रही है। अब ये व्हाट इज इंटरसेक्शनलिटी? कि वुमेन्स ऑपरेशन इज नॉट बेस्ड ऑन सिंगल फैक्टर। अ वुमेन्स कंडीशन इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ मैनी फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ये डायग्राम है आपके पास, ये है इंटरसेक्शनलिटी। कि वुमन फेस कर रही है डिस्क्रिमिनेशन ना सिर्फ जेंडर के बेस पे, ना सिर्फ रेस के बेस पे, ना सिर्फ एज के बेस पे, ना सिर्फ रिलीजन के बेस पे, ना सिर्फ क्लास के बेस पे। ये सारे एलिमेंट्स मिलके हमें बता रही है कि वुमन जो है ऑपरेशन फेस कर रही है। इन सब चीजों को इंक्लूड करने के बाद हमें पता चल रहा है कि वुमन सिर्फ सिंगल फैक्टर नहीं है जिसके ऊपर वो ऑपरेशन फेस करती है। सिंगल फैक्टर कौन सा? जेंडर। तो जेंडर के ऊपर पे तो वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है, ऑपरेशन फेस कर रही है, लेकिन वो रेस के ऊपर भी तो कर रही है, वो एज के ऊपर भी कर रही है, वो रिलीजन, क्लास, एथनिसिटी, हिस्ट्री, हेरिटेज, लैंग्वेज, एजुकेशन, सेक्सुअलिटी, ये सब चीजें वुमन फेस कर रही है। इसी को हम कह रहे हैं कि इंटरसेक्शनलिटी सिर्फ एक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं है वुमन ऑपरेशन में। So therefore, woman's condition is determined by the intersection of many factors। और वो intersectionality हमने देख ली है कि सिंगल फैक्टर नहीं होगा जेंडर वाला, उसमें सारे फैक्टर्स होंगे जिसमें कास्ट, कलर, रिलीजन, एथनिसिटी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। देन कल्चरल रिलेटिविज्म। डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस। डिफरेंट कल्चर में लोग डिफरेंट हैं। जब डिफरेंट लोग आ गए, जब कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो गया, रीजन डिफरेंट हो गया, तो फिर वहां पे कल्चरल रिलेटिविज्म आ जाता है। इसीलिए उनके इश्यूज भी अलग होंगे। आप यूरोप में या यूएसए में बैठ के नहीं बता सकते कि जो इंडिया में एक कोने में दलित वुमन है, वो बस जो है सिस्टरहुड फॉर्म कर रही है और हम उसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं राइट्स को। ऐसा नहीं होता।
कल्चरल रिलेटिविज्म को हमने रेस्पेक्ट करनी है, और ये चीज हमें थर्ड वेव फेमिनिज्म ने बताई है, और इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पोस्ट मॉडर्निज्म। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि वन कैन नॉट मेक जजमेंट अबाउट अदर कल्चर्स विदाउट एक्सपीरियंसिंग इट। अब ये कह रहे हैं कि आप किसी और कल्चर के बारे में जजमेंट्स पेश नहीं कर सकते जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हो, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है कि पोस्ट कॉलोनियल वुमन के एक्सपीरियंसेस को व्हाइट वुमन ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी ब्लैक वुमन के एक्सपीरियंसेस को व्हाइट वुमन ने कभी जो है एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी दलित वुमन को नहीं किया, तो फिर वो किस तरीके से एक सिस्टरहुड बना रही हैं? वो सिस्टरहुड नहीं बना रही हैं। देयरफॉर ये जो कल्चरल रिलेटिविज्म है, हमने इसका भी ख्याल रखना है, और इसी तरीके से इश्यूज को रिजॉल्व भी हमें कल्चरली करना है। देन देयर इज प्लूरलिटी एंड डाइवर्सिटी, इसको हमने रेस्पेक्ट करना है, प्लूरलिटी एंड डाइवर्सिटी को। तो देखिए सारे जो पॉइंट्स हैं वो रिजेक्ट कर रही हैं सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को। बीइंग डिफरेंट डज नॉट मीन बीइंग एबनॉर्मल। डाइवर्स वॉइसेस एंड डाइवर्स वॉइस एंड डाइवर्सिटी की बात की जा रही है अगर बाइनरी टर्म्स में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बाइनरी टर्म्स नहीं होने चाहिए। ये बात कर रहे हैं प्लूरलिटी एंड डाइवर्सिटी की, कि आप डाइवर्सिटी लेके आ जाओ। और ये जो डाइवर्सिटी है, और इसमें जब बात की जा रही है कि इट इज एबनॉर्मेलिटी, और ये कह रहे हैं कि डिफरेंट होना एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये बेसिकली ये है कि आपने प्लूरलिटी एंड डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि नाउ पोजीशंस शुड बी एक्सेप्टेड, और यही पोजीशंस हैं जो सर ने आपको कल बताए थे। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाउ हम देखते हैं कि इम्प्लीकेशंस ऑफ थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म कौन से हैं। अब इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो फार रीचिंग हैं, काफी इसका ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा और काफी ज्यादा इम्पैक्ट्स भी होंगे। सो देयर आर फार रीचिंग इम्पैक्ट्स ऑफ थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। टूट गया। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फेमिनिज्म। नंबर 2, वीकनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स। नंबर 3, राइज ऑफ एलजीबीटी। नंबर 4, अच्छा नंबर 3 यहाँ तक है। अब हम देखते हैं नंबर वाइज, देखते हैं कि इनमें बेसिकली हो क्या रहा है। नंबर 1 इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फेमिनिज्म। डाइवर्सिफिकेशन में आपको सबसे पहले नजर आ रही है ब्लैक वुमन। तो पहले तो ब्लैक वुमन की बात की नहीं जा रही थी, लेकिन आज अब आपके सामने ब्लैक वुमन भी है। अब जब आप टाइप्स पढ़ते हो तो उसके बाद आप ब्लैक फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, ये भी आप पढ़ते हो। ये जो है इम्पैक्ट थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की जो इम्प्लीकेशन है, एक डाइवर्सिफाई हो गई है फेमिनिज्म। अब सिर्फ लिबरल या रेडिकल फेमिनिज्म नहीं है, अब इनमें ये चीजें भी आ चुकी हैं। अब ये जो ब्लैक फेमिनिज्म है, आपको ये भी पता होगा कि शी फेसेस ट्विन डिसएडवांटेजेस, रेस के ऊपर भी एंड जेंडर के ऊपर भी। अब इसके एक्सपीरियंसेस भी डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। देन पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, आई थिंक सर इसके ऊपर आपको एक कंप्लीट लेक्चर करवाएंगे, या ये सर करवाएंगे आपको, तो इसीलिए हम इसको स्किप करते हैं, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म और उसके एक्सपीरियंसेस। हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, वीकनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स। अब जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है उसने क्या बात की थी? सिस्टरहुड की, कि हम क्लास बना रहे हैं और सिस्टरहुड है और हम यूनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये रिजेक्ट करते हैं यूनिटी अप्रोच को, और ये बात कर रहे हैं अलायंस अप्रोच को, कि सब आ जाएं, सब मिल जाते हैं, और हर किसी के इश्यूज अलग हैं और हम सब इश्यूज को मिलके साथ हाईलाइट करते हैं। इसीलिए देयर शुड बी नो वुमन सिस्टरहुड, देयर शुड बी ओनली वुमन सॉलिडारिटी। आप सब आए, अलायंस बनाते हैं, सबके इश्यूज हाईलाइट होंगे, सबके मसले सुनेंगे, सबके मसलों को रिजॉल्व किया जाएगा, क्योंकि वो डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करते हैं। So therefore, politics is not based on single identity. Politics एक आइडेंटिटी के बेस पे नहीं होनी चाहिए कि आप बता दो कि बस वुमन ऑपरेशन फेस कर रही है, सभी ऑपरेशन फेस कर रही हैं, बस अभी आप आ जाओ और क्लास बना दो। तो इसीलिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी यहाँ से खत्म हो रही है। यहाँ तक आपकी ये इम्प्लीकेशंस थे। अब लास्ट में मैंने इस जो सारी जो डिबेट है, डिस्कशन है, उसको मैंने इस डायग्राम में समराइज कर दिया है। डायग्राम बहुत ही आसान है, अगर आप इस डायग्राम को समझ लेते हो तो फिर भी आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म क्लियर हो जाएगा। अब देखें फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में इशू क्या था। ये फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव है या थर्ड वेव है? नाउ व्हाट वाज द मेन इशू इन फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म? इशू है डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन में एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर फोकस किया जा रहा था। अच्छा, फर्स्ट वेव में मेन इशू डिस्क्रिमिनेशन है। देन सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन वुड बी इमांसिपेशन, कि वुमन को आप इमांसिपेट करें फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, ये इमांसिपेशन हो गया। देन व्हाट विल बी द अप्रोच? फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में अप्रोच कौन सी होगी? अप्रोच होगी इक्वालिटी, कि आप इक्वालिटी एस्टेब्लिश कर दें। जब हम सेकंड वेव पे मूव करते हैं तो व्हाट इज द मेन इशू? मेन इशू इज ऑपरेशन, और ऑपरेशन में इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है, कल्चर की, ट्रेडिशन की, एटीट्यूड की, बिहेवियर की, इसकी बात की जा रही है। सोल्यूशन क्या होगा? कि लिबरेशन आप लेकर आ जाएं एंड थ्रू रेवोल्यूशन,
आप लिबरेट करते हैं वुमन को थ्रू रेवोल्यूशन। देन व्हाट विल बी द अप्रोच? अप्रोच विल बी डिफरेंस अप्रोच, वो हमने डिस्कस कर लिए थे, स्लाइड्स में है, आप थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। थर्ड वेव की हम बात करते हैं तो मेन इशू अगेन क्या है? इट इज मार्जिनलाइजेशन, कि वुमन हैज बीन मार्जिनलाइज्ड। कैसे? देखिए व्हाइट वुमन है तो अपने इंटरेस्ट सेफगार्ड कर दिए, तो लेकिन ब्लैक वुमन, दलित वुमन, ये तो मार्जिनलाइज हो गए ना। पोस्ट कॉलोनियल वुमन ये तो मार्जिनलाइज हो गई, तो इसलिए जो मेन फोकस है इट इज ऑन मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमन। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? इंक्लूजन एंड यूनिटी। देन व्हाट विल बी द अप्रोच? डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म है ये। अब इस तरीके से आपका ये कंपैरिजन है, और ये डायग्राम अगर सवाल आ जाता है तो आप पेपर में भी इसको बना सकते हैं, तो इससे आपका स्कोर आ सकता है। अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है आई थिंक, पोस्ट फेमिनिज्म। नाउ व्हाट इज पोस्ट फेमिनिज्म? इसको भी आप थोड़ा सा समझ लें ताकि आपको ये भी पता चल जाए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फेमिनिज्म समझना बहुत लाजमी है। अच्छा, मैंने इसमें कुछ मेंशन नहीं किया, मैंने सोचा टाइम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको 1-2 मिनट में बता देता हूँ कि व्हाट इज पोस्ट फेमिनिज्म। ना पोस्ट फेमिनिज्म बेसिकली क्या कहती है? ये कहती है कि जो फेमिनिज्म है और उसके जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव हो चुके हैं। उन्होंने जेंडर इक्वलिटी अचीव कर ली है। नाउ सोसाइटी हैज अचीव्ड जेंडर इक्वलिटी। इसीलिए आज से फेमिनिज्म के इश्यूज में हमने इन्वॉल्व नहीं होना, और हमने आज के बाद दूसरे इश्यूज के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि औरतों ने जो है जेंडर इक्वलिटी अचीव कर दी है। अब ये जो पोस्ट फेमिनिज्म है ये काफी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि फेमिनिस्ट इसको इस तरीके से देखती हैं कि फेमिनिस्ट सी इट एज अ थ्रेट बिकॉज इट डाइवर्ट्स अटेंशन फ्रॉम वुमेन्स इश्यूज। ये अटेंशन डाइवर्ट कर रही है, ये कह रही है कि जेंडर इक्वलिटी अचीव हो चुकी है, लेकिन अचीव तो नहीं हुई। इसीलिए ये आपको थोड़ा सा पोस्ट फेमिनिज्म का भी पता होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है। अब आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे। पोस्ट मॉडर्निज्म चल रही है,